खाटू श्याम जगत के बहुत बड़े भजन गायक हैं। जब जब भी बुलावा आता है मुझे खाटू वाले श्याम का। बहुत कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट कर देते हैं बीच बीच में। बोलने का क्या फ़ायदा, बोलने का क्या फ़ायदा। कल क्या बात हुई थी, 4-6 मिनट हुई बस। ओजस कहाँ पे? ठीक है, ऐसे तो शांत बच्चा हूँ मैं। हाँ। आज भी शांति बच्चा। हाँ नहीं, वो लगता है स्टेज पर कितने शांत हैं आप। जब 7 साल का था तब मुझे पहली बार 300 रुपये मिले थे गाने के। एक बार मेरी 10th के एग्जाम थे, मैं अपने बगल की बिल्डिंग में जा करके और उनकी छत पे कीर्तन कर रहा था और अगले दिन मेरा ज्योग्राफी का एग्जाम था। ये जो होता है कि बाबा हारे का सहारा है, बाबा मनोकामनाएं पूरी करते हैं, मुझे थोड़ा सा इस लॉजिक को समझाइए कि कैसे। मैं 2016 में जब खाटू गया था काफ़ी परेशान था और जब मैं गया तब मुझे गाने का भी अवसर नहीं मिल रहा था। लोग मुझे मौका नहीं दे रहे थे, मुझे अवॉइड कर रहे थे। मेरे तो अभी बता रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े। निशान क्यों लेकर जाते हैं, इसका अभिप्राय क्या है और इतने सारे निशान का होता क्या है? तो उन्होंने जेब से बोला, यही कार्ड है क्या तुम्हारा? तो मैंने बोला हाँ जी। तो उन्होंने ऐसे कार्ड मेरे सामने ऐसे लिया और ऐसे उसको पूरा क्रश किया और क्रश करके हाथ में भी नहीं दिया, उन्होंने फेंक दिया मेरे सामने। और फिर बोलते हैं महंगा कलाकार बनना है तो महंगा कार्ड छपाओ सबसे पहले, उसके बाद आना। तो मैं वहाँ बाबा को देख रहा हूँ, बोला वाह भाई, चमत्कार तो होते हैं, ये साक्षात चमत्कार है। चढ़ जाओ घोड़ी, खिला दो लड्डू सब लोगों को। कितना समय इंद्रेश जी महाराज जी ने रिश्ता भी भेज दिया आपके लिए, और कितना समय। अरे बाप रे, ये किसने बताया आपको? अरे बाप रे बाप। आप थोड़ी सीरियस बात कर लें। आपके एटीट्यूड को लेकर, आपकी एरोगेंस को लेकर, आपकी ईगो को लेकर बहुत सवाल उठते हैं। कई बार मंच पर बातें हो जाती हैं इस तरह की, कई बार मंच के बिना हो जाती हैं, कई बार कुछ लोग आउट ऑफ मंच भी कंट्रोवर्सी कर देते हैं, सोशल मीडिया पर चीज़ें आ जाती हैं, चलते रहता है। आपको भी धमकियाँ मिलती हैं? हाँ, कुछ जब आप बड़ा नाम बनना शुरू होते हैं ना तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके साथ लग जाती हैं। तो ये 2 कौड़ी के लायक नहीं है और 2 कौड़ी के सिंगर को लाखों दिलवाता है, क्या चलता रहता है अंदर ही अंदर ये सब? ये जो श्याम मंडल है ना, इसमें इतनी कंट्रोवर्सीज क्यों होती है? मंडल तो और भी हैं। कुछ ऐसे कलाकार हैं, कुछ ऐसे भजन प्रवाह के जो आपके एंटी हैं, वो उनके फेवरेट हैं, तो जस्ट बिकॉज वो उनके फेवरेट हैं। भजन कलाकार भी आपस में एंटी रहते हैं? नहीं, हर जगह है कंपटीशन, बिल्कुल है। कहीं ना कहीं हमको भी अच्छा लगता है कि हमारी बात भी पहुंच रही है। अभी और अच्छा लगेगा, एक और बात बताने वाली हूं। मैं समझ गया हूँ, आप पूरा पर्चा लेके आए हैं। अगर भगवा सुनना है, केसरिया सुनना है, योगी मोदी सुनना है, सब कुछ सुन लेना, उनसे सुन लेना। मैं यहाँ पर शाम का संकीर्तन करने आया हूँ। संस्कार के मंच से अगर मैं ये बात आज नहीं कहूँगा तो शायद फिर कभी कह भी नहीं पाऊँगा इस बात को। तो दिल्ली में आपका संकीर्तन था, राजपारी खाए हाय, राजपारी खाए हाय के मारे रहे थे। कि बाकायदा वीडियो में दिख रहा है कि आप लोग कंधे पे हाथ रख रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, कुर्ता खींच रहे हैं। इवन कुछ लोगों ने मेरे गर्दन पे हाथ रख करके मुझे अपनी तरफ खींचा फॉर द सेल्फी। उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी वीडियो डाली है यूट्यूब पर, अभी भी पड़ी हुई है, लोग देखते हैं, काफी व्यूज हैं उसके। 100% होगी। तो कीर्तन नहीं किया, पैसे ले लिए आपने, ये कन्हैया भैया के लिए कहा था? हाँ, ये जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अब किसने कहा था? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कार टॉक्स में और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज का ये जो पॉडकास्ट है ना, मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो इंतजार कर रहे थे इन गेस्ट का जो आज हमारे साथ हैं। खाटू श्याम जगत के बहुत बड़े भजन गायक हैं और इनके भजनों को सुनने के बाद इस बात का एहसास तो ज़रूर होता है कि खाटू श्याम तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ पैरों से नहीं जाता है, भजनों से भी जाता है। खैर, इनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, बहुत स्ट्रगलिंग इनकी लाइफ रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट कर देते हैं बीच बीच में, उस पर भी हम बात करेंगे। जब इन्होंने अपने इस भजन के करियर की शुरुआत की थी ना, तो जब पहली बार इनको गाने का मौका मिला था तो अपना कार्ड लेकर ये मंच पर चढ़े थे, तो उस कार्ड को ना ऐसे मरोड़ के फेंक दिया गया था और कहा था कि जाओ महंगे सिंगर बन के आना। फिर शायद बाबा श्याम की बड़ी कृपा रही और ये महंगे सिंगर भी बने, डिमांडिंग सिंगर भी बने और ब्रांड सिंगर भी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की और मेरे साथ मौजूद हैं बाबा श्याम के बहुत लाडले, बहुत ही प्यारे भजन गायक राजपारी जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी।
बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। मुझे भी। मैं सोच रही थी ना कि आपको लाली बुलाऊं कि राज पारिक जी बुलाऊं। बाप रे, ये कहाँ से पता कर लिया आपने? चैनल वालों को यही तो काम होता है। अभी थोड़ी देर बाद आप बोलोगे ये कैसे पता चल गया आपको। तो ये लाली शब्द मम्मी प्यार के शब्द है जी। आप जितने घर के लाडले होते हैं, कहीं ना कहीं सबका अपना कुछ ना कुछ नाम होता है। हाँ। तो मेरी जो माँ है वो मुझे लाली कह के पुकारती है। हैशटैग लाली जो है अब शुरू ना हो जाए इंस्टाग्राम पे। हैशटैग लाली हो सकता है। मेरी माँ का बुलाया हुआ नाम फेमस हो जाए तो मुझे बुरा भी नहीं लगेगा, अच्छा ही लगेगा। नहीं, हमें भी बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा कहीं ऐसा तो मगर मैं ब्लश करने लगता हूँ जी लाली सुन के। लाली सुन के मैंने देखा अभी कि एकदम से शर्मा गए आप लाली सुनने के बाद। जी जी जी। अभी मैंने ना शुरुआत में बात की थी कि कार्ड मरोड़ के फेंक दिया गया था जी। बात करूंगी इस पर भी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि पापा का बहुत बड़ा योगदान है इस सफ़र तक पहुंचने में। पापा ने ही कहा था, आपको इंस्पायर किया कि जाओ। क्या थोड़ा सा बताइए ना मुझे, क्योंकि मैंने सुना है कि पापा भी आपके गाते थे भजन। जी, जी, जी। तो वो थोड़ा सा मुझे बताइए, घर का माहौल था, कैसे बने भजन सिंगर? पिताजी शौकिया गाते थे। बाकी तो अब समय परिस्थिति होती है। चांदी की चम्मच लेकर मैं पैदा नहीं हुआ। पिताजी ने बड़ा स्ट्रगल किया है लाइफ में। और हाँ, ये था कि परिवार में, क्योंकि हम ऐसे ही फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर आपने सुना होगा फागण की धमाल वगैरह जो सुनते हैं आप, शेखावाटी धमाल, वो हमारे ही परिवार से लिनियज से आई हैं। अच्छा। तो हम शेखावाटी हैं बेसिकली, फतेहपुर शेखावाटी। तो वहाँ पर भजनों का ही रंग रहता है, धमालों का रंग रहता है। तो पिताजी नहीं, पूरा परिवार ही कहीं ना कहीं, हमारे दादाजी वगैरह भी, हमारे चाचा वगैरह भी, सब कहीं ना कहीं सब गाते थे। हाँ, सब भजनों में है। बेसिकली नो वन इज़ प्रोफेशनल, मगर हमारे परिवार से आई एम द फर्स्ट वन इज़ प्रोफेशनल। लेकिन सबका शौकिया तौर हाँ, पर था। गाना बजाना परिवार में है। तो अब उसमें पिताजी ने भी लाइन लगा दी, कहीं ना कहीं मुझे भेजना शुरू किया। हमारे घर के पास एक मंदिर हुआ करता है आज भी। मैं 7 साल की उम्र से वहाँ पर एकादशी को, चांदनी और अंधेरी दोनों एकादशी को, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में सेवा देता था। 2 घंटे की रात 8 से 10 कीर्तन करता था जी। मेरे घर, हाँ जी, कलकत्ता मेरे घर के पास। हाँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ना कि हाँ जी, a lot of people doesn't know that I am from कोलकाता। जी 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 जी। तो हमारे घर के पास एक मंदिर था, वहाँ पर एकादशी के दिन 2 घंटे की सेवा देता था मैं, रात 8 से 10। चाहे एक आदमी बैठा रहे, चाहे 10 बैठे रहें, चाहे 200 बैठे रहें, हमारे ठाकुर जी बैठे हैं, हम बैठे हैं, जोत जल रही है, 2 घंटे हमको गाना ही होता था। तो वहाँ से शुरुआत हुई। आई वॉज एट दैट टाइम, मैं 7 साल का था। 7 साल में पहली बार जी जी जी, पहली बार मैंने तब गाना शुरू किया। पापा ने एक भजन करके गाना शुरू किया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि उस समय पापा मेनली वहाँ जाते थे गाने के लिए, और पापा मुझे एक भजन का मौका देते थे। तो उस समय वहाँ के आसपास के लोग बोलते थे, भैया आप इसको क्यों गवाते हो यार, अच्छा नहीं लगता सुनने में, इसकी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है। मुझे बड़ा अजीब। आवाज़ अच्छी नहीं थी? नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत बुरा गाता था। अच्छा। तो बस उस समय लगता था, बुरा लगता था, लेकिन ठीक है, जो सच है, दुनिया ऐसी होती है, बच्चे को भी नहीं छोड़ती। मगर ठीक है, धीरे धीरे पिताजी ने पूरा सपोर्ट किया और फिर भेजना शुरू किया। कहते हैं ना कि कुम्हार वही होता है, अच्छा कुम्हार, जो अंदर से सराहना भी करे और बाहर से ठोक पिटाई तैयार भी करे। हाँ। तो पिताजी बिल्कुल वही रूप में मुझे ट्रीट करते थे कि कभी कभी जहाँ ज़रूरी होता था वहाँ नरमाई भी पेश रहती थी, और थोड़ा बहुत ऐसा भी रहता था कि कभी अकेले भेज दिया। मैं 12 साल 13 साल का था तब पिताजी ने मुझे वाया ट्रेन 12 घंटे के सफ़र पे अकेले भेज दिया था। हाँ, दैट टू आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट टू विदाउट अ फोन। अरे बाप रे। हाँ, बस है, सब होता है ना। इसीलिए अभी भी डरते हो पापा से आप? मम्मी के लाडले और पापा से डरते हो अभी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिल तो उनका भी धड़कता होगा, उनको भी अजीब लगता होगा कि बेटा समय से घर आ जाए। लेकिन हाँ, एक वही चीज़ें हैं जो आज मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाकर जिसने रखा है। यस, पापा इज़ द पिलर बिहाइंड मी। खैर, पिता तो आसमान होता है। देखिए, बिल्कुल। 2 बहनों के लाडले भाई हैं आप, उतना प्यार भी करते हैं और बहनों को टीज भी बहुत करते हैं। ये अपनी जो है बड़ी बहन को आप अम्मा क्यों बुलाते हैं? अरे बाबा, बड़ी बहन तो माँ समान ही होती है। नहीं, ठीक है, बट अम्मा मतलब क्या, कि थोड़ा सा डांट के रखती हैं, समझा के रखती हैं कि वो कैसा, हाँ, कैसा मेरी माँ से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वो। अच्छा। हाँ, हमारे घर में एक्चुअली माँ का दर्जा उसी के पास है। मम्मी तो फिर भी हमारे से जेल हो जाती है, नरम पड़ जाती हैं। मगर शी इज़ द स्ट्रिक्टेस्ट वन पूरे परिवार में, पूजा दीदी। राइट राइट। अच्छा।
तो इसीलिए अम्मा सभी बोलते हैं अम्मा अम्मा। नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं बोला जाता, पर अम्मा उसको मैं बोला मैं जाता अपने घर है। की बात कर रहा हूँ, मेरे पापा भी ऐसे ही बात करते हैं। अच्छा, घर की अम्मा है वो, कहते हैं ना घर की अम्मा। अभी भी समझाती हैं, बताती हाँ हैं? हाँ, उसके डिसीजंस आर द फाइनल वन। वो जो कह दें वो पत्थर की लकीर है हमारे लिए। वाह, बिल्कुल very बिल्कुल nice। और छोटी बहन को डोरेमोन? हाँ, अरे बाप रे, आपने पूरी रिसर्च कर रखी है। आप सोचो ना, ये पॉडकास्ट ऐसे नहीं हो रहा है, आप समझ जाओ आप आगे क्या क्या होने वाला है। हमारी जो छोटी बहन है मधु, शी इज लाइक वो एक मिमिक्री आर्टिस्ट है हमारे घर की। अच्छा। तो डोरेमोन की आवाज़ बहुत अच्छी निकालती है, और वो है ना हर बात में से बोलती है मैं ये गैजेट निकाल दूंगी, मैं गैजेट निकाल दूंगी। अच्छा। तो थोड़ा हम प्यार से, वैसे भी घर की छोटी है, हमारे पूरे परिवार में भी सारे भाइयों बहनों में जो हमारी चाचा ताऊ के जो बच्चे हैं सारे, सब में सबसे छोटी वही है, तो सबसे लाडली भी वही है, तो इसलिए डोरेमोन। अब क्योंकि पढ़ाई में मैं तो ये भी सवाल नहीं पूछ सकती हूँ कि मार कितनी पड़ती थी आपको पढ़ाई में, क्योंकि आप बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट रहे हैं, टॉप रहे हैं आप हमेशा। आपने जो है ग्रेजुएशन में भी टॉप किया था, तो ये सवाल तो मेरा ख़त्म ही हो जाता है, क्योंकि डांट वाट तो पड़ती नहीं होगी पढ़ाई को लेकर, या पढ़ती थी कभी किसी बात पे? लाइक समवेयर अराउंड, जब बहुत छोटे थे तब तो सभी को पड़ती है, लेकिन हाँ, थोड़े बड़े होने के बाद, लाइक 9th स्टैंडर्ड के बाद में वी वर सीरियस। हम तीनों भाई बहन जो है वो सेंट जेवियर्स कॉलेज पास आउट है हमारे कलकत्ता में, इट्स अ वेरी बिग कॉलेज, तो थोड़ा तो सीरियसनेस था। देखा, अब ऐसा कुछ था नहीं ना कि पीछे कहीं जाके गद्दी पे बैठ जाएंगे अगर पढ़ाई नहीं की तो। अच्छा। और ये करियर ऑप्शन हमारे लिए था नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल भी भजन वाज नॉट अ करियर ऑप्शन एनी डे। हमारे परिवार का ही सपना था ये भी गुड MBA करके कोई अच्छी जगह जॉब करेंगे। हमारा हमेशा से यही सपना था। और मैंने हायर सेकेंडरी टॉप किया, तो वो भी बहुत प्रेशर में किया, क्योंकि उसके पहले हमारी बड़ी बहन बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुई थी, 98% से पास हुई थी। तो उससे जेवियर्स पापा ने कॉलेज कहा होगा बेटा इससे कम मत लाना, नहीं तो सही कर दूंगा। तो वैसा प्रेशर था, तो उस लीनेज में हो गया। हमारी छोटी बहन भी, वो भी पढ़ाई में अच्छी है, मैं बस उतने ही टाइम के लिए अच्छा था। कॉलेज में आके फिर मेरा वापस से गड़बड़ हो गया। इसीलिए फिर आपने मास्टर्स बीच में छोड़ दिया? राइट, हाँ। मैंने कॉलेज करने के बाद में आई ऑप्टेड MBA। मैंने कैट की परीक्षा के लिए पढ़ाई की थी, मगर फिर उसके बाद ही टर्निंग पॉइंट हो गया लाइफ का। तो बाबा ने बचपन में किस बात को लेकर बहुत समझाया जाता था, डांटा जाता था? क्योंकि लड़के क्या होता है ना, थोड़ा खुराफाती बहुत होते हैं, कहीं खुराफात करके आ गए, तो वो कौन कौन सी खुराफात करते थे बचपन में आप? खुराफात तो देखिए, मैं आपको हालांकि मैं सच बताना अब, बिल्कुल ये नहीं कि छुपाने वाली कोई बात नहीं है इसमें। देखिए, वैसे तो शांत बच्चा हूँ मैं। हाँ। आज भी शांति बच्चा। नहीं, वो लगता है स्टेज पर कितने शांत हैं आप। लेकिन हाँ, ये है कि जब हमारी जैसे मैं घर पे टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, तो अब उनका टाइम ऐसा होता है जो क्रिकेट का टाइम होता है। अच्छा। तो अब वो वहाँ खेल रहे हैं, उनके क्रिकेट खेलने की आवाज़ आ रही है, बॉल पकड़ और एक विकेट पे मार आ रही है, तो वो आवाज़ें आती थी। और मैं इधर बैठा रहता था और मैं पढ़ रहा होता था, या मैं सारे वो हारमोनियम बजा रहा होता था, तो मेरा ध्यान मैम से हट के वहाँ रहता था। और गलती से अगर, हालांकि मम्मी तो थोड़ा सा टीचर्स के सामने नहीं डांटती थी, वो अलग से डांटती थी, काम कर देती थी। लेकिन पापा वाज वेरी लाइक फियर्स अबाउट इट। पापा तो कहीं भी देखे, कुछ भी मिले, कुछ भी फेंक के मार देते थे। चलिए, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि सुनने में आ रहा है कि आपको आलू का चोखा बड़ा पसंद है, दाल चावल बड़े पसंद है, और आज भी जब आप जाते हैं तो तीखा भी खाते हैं। लगते तो नहीं है आपको देखकर कि आपको तीखा पसंद है, मुझे लगा कि फेवरेट मीठा ही होगा आपका। नहीं, इतने मीठे मीठे भजन गाते हैं, लेकिन ये तीखा कैसे पसंद आ गया? मतलब मीठा तो आप देख सकते हैं मेंटेन करना पड़ता है। तो मीठा तो अवॉइड करते हैं, और वैसे भी तीखा नहीं, बट हाँ, मुझे घर का खाना बहुत पसंद है। मम्मी के हाथ? हाँ, मम्मी के हाथ का, लिटरली। अगर मैं घर पे हूँ तो मैं चाहे 4 दिन के लिए जा रहा हूँ, 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन अगर घर जा रहा हूँ तो उस मम्मी को बेसिकली पता रहता है, शी इज़ प्रिपेयर्ड मेंटली कि हाँ आज ये बनाना, दोपहर में ये, शाम को ये, रात को ये, तो मेन्यू तैयार रहते हैं मेरे आने के पहले। आपकी फरमाइशें होती हैं फ़ोन करके? नहीं, अब तो इतना टाइम हो गया, 30 साल का हो गया मैं। अब तो मम्मी को सब पता है कि ये इसको क्या पसंद है, ये विंटर्स में क्या खाएगा, समर्स में क्या खाएगा। बारिशें हो रही हैं तो चाय पकौड़े रेडी रहते हैं। किसके पकौड़े ज़्यादा पसंद है? नहीं, ठीक है, मतलब मिक्स चल जाता है कुछ भी। आलू के पकौड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या बेसन के। चलिए, अब यहाँ पर बात हो रही है खाने पीने की, तो फिर यहाँ पर जो आपके गोलू से जो ईश्वर की कृपा से 2 भांजे आपको दे दिए हैं ईश्वर ने, पहले बात तो मुबारक हो, अभी एक ही हुए हैं, ईश्वर बहुत ईश्वर लंबी उम्र करे। एक और है, उनके साथ आपने इंस्टाग्राम पर वीडियो भी डाला था, कृषव के साथ। जी, इफ आई एम राइट? जी, कृषव। हाँ, बहुत अटैचमेंट है आपकी उनके साथ? बहुत अटैचमेंट है।
मेरी जान है वो, मेरा जिगर है वो। कृषव और अब राघव भी हो गया है। अच्छा, राघव नाम रख दिया? हाँ जी, नामकरण हो गया है। पॉडकास्ट रिलीज होगा तब तक मोस्ट प्रोबेबली नेम रिवीलिंग सेरेमनी हो चुकी होगी। अच्छा। तो मैं बता सकता हूँ यहाँ पे। अगर मैं घर से निकल जाता हूँ तो जैसे कीर्तनों के लिए बाहर चला गया, अब फ़ोन आ ही जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर, पहला फ़ोन, मामा कब आ रहे हो। तो बड़ा हम प्यार है। देख रहे थे कि गाड़ी में बैठ के ट्रेनिंग दे रहे थे भजनों की, आप तो क्या अरे मतलब उसमें क्या वो मुझे छोटा राज ट्रेनिंग पारिक देता देखते है। हो आप वो या मुझे ट्रेनिंग देता है, मैं नहीं देता उसको। अच्छा। वो तो मामा ऐसे नहीं, ऐसे गाना ऐसे है। गाना है। अरे बहुत बच्चे वैसे भी देखिए बहुत प्यारे होते हैं, बहुत भगवान का प्यारे स्वरूप होते हैं। और वो तो मतलब हमारे घर का है, तो वैसे ही बहुत दिल के करीब आपका है। अटैचमेंट मुझे लगता है बच्चों से भी ना, क्योंकि आपकी एक रील भी वायरल हुई थी, जी हाय जी, मेरा दिल, मेरे हर मेरा दूसरे दिल। दिन कुछ ना कुछ बच्चों के साथ रील वायरल हो जाती है। अभी 3-4 दिन पहले भी एक बहुत रील वायरल चल रही है। 4-5 बच्चे हम एक साथ वॉक कर रहे हैं स्टेज पे। कि खाटू श्याम बाबा की मैं बात करती हूँ, तो अभी कुछ सालों पहले की बात करूँ तो तब ज़्यादा लोग समझने लगे। अगर मैं अपनी बात बताऊँ ना, सच बता रही हूँ, मैं 16 साल पहले मैं नहीं जानती थी कि खाटू श्याम नाम के कोई देवता हैं, जी। ऐसे दिखते हैं, या जी। सिर्फ नहीं जानते थे हम लोग। जी। बट पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा एक तरीके से बूम आ गया, लोग जा रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि श्याम जगत के जितने भी भजन सिंगर है, बहुत बड़ा योगदान है आप जैसों का उसमें। आप कैसे जुड़े? आपको किसने बताया उनके बारे में? क्या शुरू से देख रहे थे आप उनको, या किसी ने बताया तब आप जुड़े? जुड़ाव कैसे हुआ बाबा के साथ आपका? तो अब बेसिकली हम जो है, हम सीकर से हैं, फतेहपुर सीकर जिले से ही हैं। अच्छा, आप लोग जी, जो जो हमारा फतेहपुर के- परिवार है, हमारा जो खानदान है वो वहीं का फतेहपुर का है। तो हमारे लिए तो हमारे घर के देवता हैं। तो अच्छा। अब ऐसा है कि आपने जो बात कही 16 साल वाली, मैं कहता हूँ 5 साल पहले भी कई लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे 5 साल पहले तक हमको नहीं पता था। कुछ ऐसे आज भी होंगे जो कहते होंगे साल भर पहले मैं जुड़ा, उसके पहले मुझे नहीं पता था। कितने मंदिर हैं श्याम बाबा के जो आज बन चुके हैं। ऐसे बहुत से धाम है। दिल्ली में आपके एक दिल्ली धाम नाम से बाबा श्याम का मंदिर है, चुलकाना धाम है, ऐसे बहुत से धाम है जो आज प्रचलित है। मगर जो एक सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट तो खाटू ही है। तो हम हमेशा से खाटू से जुड़े हैं बचपन से। तो मेरा तो मैं क्या, मेरे हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, पूरा परिवार ही जुड़ा हुआ है। मैं जब 7 साल का था तब मुझे पहली बार 300 रुपये मिले थे गाने के। उसके बाद 500, उसके बाद 800, 1100 में तो मैंने कितने कीर्तन किए, रात रात भर जागरण किया। मैं रात को 8 बजे पहुंच जाता था, सुबह 5 बजे तक तारा रानी की कथा तक बैठता था, तब जाके कहीं 1100 रुपये हाथ में आते थे। मम्मी ने कभी समझाया तो होगा बिठा के कि बेटा ठीक है, शौक के लिए ठीक है, ओके है, हाँ, लेकिन बहुत बार। दिमाग पापा को पापा को समझाया? मुझे नहीं। कभी ऐसा हो जाता था कि एग्जाम्स हैं, और ऐसा होता था क्योंकि फागुन का जो महीना आता है ना, वो अप्रॉक्स वही फरवरी मार्च के आसपास आता है। और आपको अगर ध्यान हो तो बच्चों के एग्जाम्स मोस्टली उसी टाइम पे होते हैं, बोर्ड के एग्जाम अक्सर या फाइनल। एग्जैक्टली। तो मेरे कई बार मेरे 10th के एग्जाम थे, मैं अपने बगल की बिल्डिंग में जा करके और उनके छत पे कीर्तन कर रहा था, और अगले दिन मेरा ज्योग्राफी का एग्जाम था। मम्मा पापा को लड़ाई भी होती है कि मम्मी पापा में इस हाँ, बात को मतलब एक लेकर? नोकझोंक तो होती है कि आप इसको बताइए एग्जाम है कल, आप इसको लेके जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है, फेल हो जाएगा तो किसके सर पे आएगी बात। तो ऐसा होता था, मगर ठीक है, बाबा को जो मंजूर है। बहुत एक दिल का बहुत करीब आपका एक भजन है जो आप गुनगुनाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने कई बार कहा भी है कि वो आपका बहुत ही फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट भजन है आपका। मुझे लाइन याद आ रही है उसकी कि सुनाई दे जाए। जिंदगी है ये भजन तो हमारी। हाँ, तो उसकी 2 लाइन पहले गुनगुना दीजिए, फिर मैं आगे लेकर जाऊंगी इस क्या प्रोग्राम बात है। आ गया दर पे तेरे, सुना ही हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, एक नज़र कृपा की डालो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान, संकट हमारे कौन हरेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। शिकायत होती है कभी आपको श्याम बाबा से, और किस बात पे? हाँ, होती है। ऐसा रिश्ता है हमारा और श्याम बाबा का। जब आप निश्चल प्रेम करते हैं ना, तब आपको अधिकार मिल जाता है कि कहीं ना कहीं आप और भी जो इमोशंस होते हैं ज़िंदगी के, वो आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो निश्चल प्रेम के साथ। अगर आप वो सौदागरों वाला हिसाब किताब है आपका
कि आप सिर्फ व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ मांगने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ लेन देन के लिए जा रहे हैं, सिर्फ तकलीफ़ों में याद कर रहे हैं, तो फिर आप शिकायत भी नहीं कर सकते, आप झगड़ भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप इसलिए प्रेम करते हैं कि ठाकुर आप मेरे हो, हम आपके हैं, कोई भी परिस्थिति हो हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे और आप कभी हमारे सिर से अपना हाथ हटाना मत, तो ये भाव जब आपके मन में रहता है तो फिर आप लड़ भी सकते हैं, झगड़ भी सकते हैं, दोस्त की तरह भी बात कर सकते हैं, वो भी करेंगे। वो कभी पिता की तरह समझाएंगे, कभी माँ की तरह दुलार करेंगे, कभी गुरु की तरह रास्ता दिखाएंगे, कभी दोस्त की तरह हाथ पकड़ेंगे। तो ये सारे रिश्ते आपके बन जाते हैं। हाँ, झगड़ा हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। तो ये मतलब कितने महीने में एक आधी बार या नहीं, आप इसको इस तरह से काउंट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये है, हो जाता है कभी कभी। मेरा तो मेरे बाबा से हो जाता है। मैं तो जब होता मैं नहीं सोचती, मैं तो चली जाती हूँ सर उठा के। मैं कहा हाँ भाई क्या चल रहा है ये। बिल्कुल। आपको पता है एकादशी पर हम खाटू जाते हैं। एकादशी पर बाबा के बड़ी भीड़ लगती है, आजकल बहुत प्रचलन में है कि पहले भी हमेशा से 11 पर, राइट, 11 पर बहुत हमेशा से कीर्तन होते हैं खाटू में, और अब तो और ज़्यादा लोग आने लग गए। तो अब हमारा नियम सा है कि हम एकादशी पर खाटू में ही होते हैं। दोनों एकादशी? नहीं, चांदनी एकादशी की बात कर रहे हैं, शुक्ल पक्ष की एकादशी को। तो ये इतना महत्व क्यों है एकादशी का? आपके बाकी दिन इतनी भीड़ नहीं होती है, मैंने सुना है कि घंटों घंटों हो जाते हैं उस वक्त दर्शन के लिए। देखिए, वैसे तो हमारे श्याम बाबा की अगर अवध से बात करें तो उसमें हमारे खाटू श्याम जी का जो पाटोत्सव है वो कार्तिक सुद एकादशी का है। तो एकादशी वहाँ से प्रचलित हुई बाबा श्याम के यहाँ पर, जितना मुझे ज्ञात है। अगर मैं गलत हूँ तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन पाटोत्सव जो है, श्याम बाबा का जो पाटोत्सव मनाया जाता है वो कार्तिक सुद एकादशी का मनाया जाता है, जिसको आप जन्मदिन के रूप में भी देखते हैं। यस, वही सवाल था मेरा कि इसको आप पाटोत्सव कह रहे हैं या जन्मदिन कह रहे हैं, क्योंकि रील्स तो जन्मदिन के नाम की चलती हैं। ये भी एक पार्ट ऑफ वो है, विवाद है। लेकिन फिर मेरा जो टेक है उस पर ये है कि आप इसको विवाद में ना ले जाएं। अब बात ये है ना कि आप इस तरह से देखिए कि आपने कोई बच्चे को गोद लिया है, अब आपको उसका जन्म नहीं पता है, ठीक है, मेरी बात को अन्यथा ना ले। आपने किसी बच्चे को गोद लिया है, आपको उसका जन्मदिन नहीं पता है, तो जिस दिन गोद लिया आप उसी को जन्मदिन मनाते हो ना। तो अगर पाटोत्सव है, आपको या तो किसी ग्रंथ में ये वर्णित हो कि बाबा श्याम का जन्मदिन कौन से दिन आता है, अगर ऐसा वर्णित है तो फिर हम उस दिन मनाएंगे। लेकिन अगर ये वर्णित नहीं है और कहीं पर ऐसा मेंशन्ड नहीं है कि श्याम बाबा का जन्मदिन कब है या बर्बरी का जन्मदिन कब है, तो फिर पाटोत्सव को क्यों ना जन्मदिन के रूप में मनाया जाए। ये अच्छी बात है, इट्स अ पॉजिटिव थिंग, तो बिल्कुल मना सकते हैं और सालों सालों से मनाते आ रहे हैं। तो आज भी आप देखते हैं जैसे कार्तिक सुदी 11 आने लगती है, वी स्टार्ट सेलिब्रेटिंग इट। हैप्पी बर्थडे श्याम बाबा। ये जो होता है कि बाबा हारे का सहारा हैं, बाबा मनोकामनाएं पूरी करते हैं, मुझे थोड़ा सा इस लॉजिक को समझाइए कि कैसे, और आपने अपने जीवन में ऐसे कौन से चमत्कार देखे कि आपको बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया? देखिए, सबसे पहले तो हम फिर हमारे इतिहास की तरफ, हमारे ग्रंथ के पन्नों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो ये कि जब अपने घर से बर्बरीक निकलते हैं तो अपनी माँ को वचन देकर निकलते हैं कि मैं हारे हुए पक्ष का साथ दूंगा, जो हार रहा होगा, और इसी वजह से उनका शीश का दान लिया जाता है, क्योंकि इस तरह से तो ये युद्ध खत्म ही नहीं होगा। वो कभी जो पलड़ा कमज़ोर होता रहेगा वो उनकी तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो इस वजह से श्याम बाबा को हारे का सहारा का स्वरूप कृष्ण जी ने दिया कि आज उनको ये नाम, श्याम बाबा का नाम आप सुनते हो, शीश का दानी सुनते हो, लीले का असवार सुनते हो, उसी में एक टाइटल है हारे का सहारा, क्योंकि उन्होंने माँ को वचन दिया मैं हारे हुए का साथ दूंगा। और कलयुग में उनको वरदान मिल गया भगवान श्री कृष्ण की तरफ से कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपको मेरे नाम से पूजा जाएगा, जो मुझे याद करेगा और मेरे नाम से आपको याद करेगा मैं भी उस पर कृपा लुटाऊंगा। तो इस तरह से हारे का सहारा बाबा श्याम, हमारा ये नाम लोगों तक पहुंचा। और देखिए, कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की दरकार नहीं होती। जितने भी लोग आज जा रहे हैं कहीं ना कहीं हार के जा रहे हैं और उनको सहारा मिल रहा है, उनके काम बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की श्रद्धा जुड़ती है, इस टाइटल से भी जुड़ती है कि हारे का सहारा सच में है श्याम बाबा। इस वजह से कोई घटना बताइए ना, आपने कभी सुना हो कुछ? मैं अपनी बता देता हूँ। हाँ, बताइए। 2016 में जब मैं पहली बार गया था, मैं काफ़ी परेशान था, फाइनेंशियली भी परिवार परेशान था, मैं भी परेशान था। और जब मैं गया तब मुझे गाने का भी अवसर नहीं मिल रहा था, लोग मुझे मौका नहीं दे रहे थे, मुझे अवॉइड कर रहे थे। और एक बहुत बड़ी घटना मेरे साथ हुई फागन सुदी एकादशी पर। मुझे 8-10 घंटे, फागन सुदी दशमी पर मैं 10 घंटे के इंतज़ार पे बैठा रहा और मुझे कहा गया कि हाँ आपको नंबर दिया जाएगा। और उसके बाद में फिर एक से एक कलाकार आते गए, गाते गए और मुझे नंबर नहीं मिला। तो मैं बड़ा उदास हो गया, मैं बड़ा रोया। बारिश आई थी उस दिन खाटू में, मैं बड़ा रोया बारिशों में छुप के। और फिर मैंने बाबा को एक वादा किया
कि बाबा आज के बाद तेरी धरती पे कदम नहीं रखूँगा। फागन सुदी दशमी को, प्लीज़ नोट इट। गुस्से में? जी बिल्कुल। और मैं जाकर कमरे में सो गया। कमरा भी क्या था, वो धर्मशाला का एक छोटा सा रूम था, उस पे फट्टे पे सोया था मैं। तो रात भर रोता रहा, नींद नहीं आई, बहुत रोया। मैं बोला ये गलत है। मैं सब कुछ छोड़ के, अपनी कैट की परीक्षा वगैरह सब छोड़ के तेरे पास आया कि हाँ अब मैं पूर्ण रूप से यहाँ सेवा दूंगा, और यहाँ मेरे साथ ये हो रहा है बाबा, तेरे होते ये हो रहा है, और मैं इतनी साल से सेवा दे रहा हूँ, 7 साल की उम्र से हर एकादशी तेरे ही कीर्तन कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और दैट वॉज माई टर्निंग पॉइंट। फागन सुदी एकादशी को मैं कमरे से निकला था घूमने के लिए, मस्ती में कि मेला घूमेंगे, नहीं करेंगे दर्शन बाबा के, क्यों जाएं, जब वो मेरी नहीं सुनता मैं क्यों देखूं उसको। और मैं जैसे ही मेले में निकला, जो लोग बड़े बड़े सेठों की बात कर रहा हूँ मैं, जो नंबर भी नहीं देते थे, बात भी नहीं करते थे, उनमें से कोई 2-4 लोग आए और अचानक पता नहीं क्या प्यार उमड़ा, मेरा हाथ पकड़ा, मेरे को ऐसे बस बातचीत करते करते, और आज भैया कैसे हैं, क्या है, फिर चलिए लंच साथ में करते हैं, प्रसाद लेते हैं। फिर हमने प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद वो सब वीआईपी दर्शन वगैरह नहीं होते हैं जैसे करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, हम तो लाइन लगा के जाते थे, हमको कौन जान रहा है। वो मेरा हाथ पकड़ के लेके गए, चलिए आपको आगे से दर्शन कराते हैं, बढ़िया दर्शन, अच्छे से बाबा को बगल से देखिएगा। मैंने 5 मिनट के अंदर में 5 दर्शन किए बाबा के, घूम घूम के। पुराने मंदिर की बात कर रहा हूँ, जो प्राचीन रूप था मंदिर का। अच्छा। तो मैं मंड में घुसूँ, दर्शन करूँ, निकलूँ, पीछे से जाऊँ, फिर खड़ा हो जाऊँ मंदिर के पीछे, फिर ताली कीर्तन चल रहा है, मैं मस्ती कर रहा हूँ उनके साथ, फिर कोई हाथ पकड़े बोले आइए भैया दर्शन करते हैं। 5 मिनट में 5 दर्शन बाबा के। बोला बाबा ये क्या लीला चल रही है। और फिर उस दिन मंदिर के अंदर ही, मंदिर से निकलते निकलते मुझे 4 मंडलों के, 4 समितियों के न्योते आ गए कि भैया आप अपना समय दे दीजिए और हमको बताइए, हम आपको समय देकर के बुलाएंगे। मेरे तो अभी बता रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े कि बाबा ने ऐसे ही चमत्कार करता है, वो ऐसी लड़ाई, आपने कहा ना लड़ाई वाली बात, जब लड़ाई करते हैं ना अधिकार से, निश्चल भाव से, तो सुनता है। तो मुझे फिर मैं बोला नहीं बाबा, इसलिए उन्होंने 5 बार दर्शन कराया कि बेटा बोल रहा था ना अब नहीं आऊंगा, उनके ले आप 5 बार दर्शन करो बैठ के। वाह, ये इतने सारे लोग निशान लेकर जाते हैं ना बाबा का, मैंने देखा है जी। तोरण द्वार से शायद शुरू करते हैं, फिर वहां तक। ये क्या है, मतलब निशान क्यों लेकर जाते हैं, इसका अभिप्राय क्या है, और इतने सारे निशान का होता क्या है, ये थोड़ा सा मुझे बताइए। कहाँ जाते हैं इतने सारे निशान? इसके देखिए, इसको 2 रूप में हम बात करते हैं। पहला रूप ये कि निशान क्यों और निशान क्या है। बाबा श्याम के यहाँ पे हमेशा से एक प्रथा चलती आई है, और वो प्रथा बहुत पुरानी प्रथा है कि कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो, हम निशान के रूप में बाबा को धन्यवाद भी करते हैं, अरदास भी लगाते हैं। अच्छा, निशान चढ़ा करके उस निशान पर नारियल बांधा जाता है, मूली बांधी जाती है, मोर पंख लगाया जाता है, और वो निशान हम रींगस से पैदल चलकर, भवन में उसकी पूजा होती है बाकायदा, और वहाँ से पैदल चलकर हम उस निशान को लेकर के जाते हैं और मंदिर में चढ़ाते हैं। अच्छा। आज स्वरूप बड़ा हो गया है, लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो मंदिर से पहले ही निशान ले लिया जाता है। लेकिन कोई नहीं, आपकी श्रद्धा मायने रखती है। निशान अंदर थली तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, ये बड़ी बात नहीं है। आपके भाव थली तक पहुँच रहे कि नहीं पहुँच रहे, ये बड़ी बात है। तो ये स्वरूप है, हमेशा से एक प्रथा है निशान की। दूसरी बात आपने ये कही कि निशान का होता क्या है, तो देखिए ये कमर्शियल पार्ट है। जब इतने सारे निशान चढ़ेंगे, इतने सारे नारियल चढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं देखिए सच्चाई तो यही है कि वो निशान जहाँ रखे जाते हैं, वो वहाँ से रिसाइकल होकर के वापस दुकानदारों के पास जाते हैं, और फिर वो वापस कुछ ना कुछ स्वरूप उनका होता होगा, वो तो दुकानदार ही जाने। देखिए ये तिलक के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए मुझे। नॉर्मल तो नहीं लग रहा है मुझे ये तिलक। क्योंकि हमने सुना है कि जब भी आप जाते हैं, तिलक ठीक है, कोई भी भजन सिंगर है वो जाते हैं, एक तो एक लुक आता है, एक अलग सा एक सनातन का भाव आता है, प्रभु की भक्ति दर्शाता है तिलक। लेकिन सुनने में आ रहा है कि आपका जो तिलक है ये गुरु प्रदत्त है, गुरु की कृपा है इसमें। जी जी, ये थोड़ा सा इस रहस्य को जरा खोलिए। ये गुरु दीक्षा रूपी तिलक है, और ये बाबा श्याम की कृपा से हम कामाख्या माई की उपासना करते हैं। अच्छा। और ये माई का प्रसाद है, ये बगलामुखी माई का प्रसाद है। और वहाँ से जो हमारे गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी और आचार्य प्रवीण शर्मा जी, ये उनसे दीक्षा लेकर के लिया हुआ तिलक है। और माँ कामाख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है या माँ पीताम्बरा को? ये आप एक्चुअली आप देख नहीं पा रहे होंगे, आपको जो दिख रहा होगा वो लाली है। और उसके पीछे जो आपको पीताम्बरी नहीं दिख रही होगी, एक दाग भी दिखाई दे रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो दोनों माँओं का स्वरूप है। मातंगी माई का स्वरूप भी है, सूर्य भगवान का स्वरूप भी है, बगलामुखी माई का स्वरूप भी है, और कामाख्या माई का स्वरूप भी है। बगलामुखी माई तो शत्रु विनाशिनी है,
तंत्र मंत्र को दूर करने वाली हैं, आप कहाँ पहुँच गए वहाँ? नहीं, बगलामुखी माई की कृपा हमारे ऊपर हमेशा से रही है। मेरे जो गुरुजी हैं वो आज से नहीं है, मैं जब से पैदा हुआ तब से वो उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। और गुरु का कहा हुआ, देखिए आप गुरु ही लेकर जाते हैं, गुरु की कृपा के बिना आप भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकते। तो बगलामुखी माई का द्वार, कामाख्या माई का द्वार, ये सारे द्वार हमको गुरु के रूप में ही मिले हैं। जो आपने शिक्षा ली है संगीत की, तो गुरु आपने क्या बदले बीच बीच में? जैसे कभी होता है ना कि नहीं मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, या फिर गुरु आपके तब से लेकर अब तक एक ही हैं? नहीं, जिन गुरु की मैं अभी बात कर रहा हूँ, आचार्य प्रवीण शर्मा जी, वो हमारे तिलक गुरु हैं और हमारे को रास्ता दिखाने वाले आध्यात्मिक गुरु आप कह सकते हैं, उस रूप में गुरु है। संगीत के गुरु मेरे बदलते रहे हैं और बदलते नहीं कहूँगा, हर मोड़ पर एक गुरु आता था और मेरा हाथ पकड़ता था और मुझे कुछ दूर ले जाता था। अच्छा, तो ऐसे कितने गुरु आपने? मैंने सबसे पहले अपने जीवन में आदरणीय आचार्य मदन मोहन मिश्रा जी से सीखा और उनके बाद में फिर गुरुजी प्रवीर बनर्जी जी से सीखा। ये मेरे दो प्रमुख गुरु रहे। उसके बाद मुझे ज़िंदगी का पार्ट भी और संगीत का पार्ट भी, ये दोनों मेरे दिल के करीब और जिनको मैं बहुत मानता हूँ, मेरी ये कह लीजिए कि उनके बिना मैं नहीं हूँ, वो हैं आदरणीय डॉक्टर शशिकांत चौबे जी। तो वो मेरे प्रमुख गुरु रहे हैं, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैं जो संगीत आपके सामने देख रहा हूँ वो उनकी देन है। कुछ साल में बॉम्बे रहा म्यूज़िक प्रोडक्शन की क्लासेस के लिए, तो उस समय मेरे गुरु रहे आदरणीय मनोज मिश्रा जी, तो उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो ऐसे ही ये 4-5 मेरे गुरु रहे हैं जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, जो आज भी मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेके चल रहे हैं आगे। अब उससे उस वाले किस्से को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, जब आपका कार्ड ऐसे हाथों से बड़ी बेरहमी से करके फेंक दिया गया था कि जाओ जाकर अमीर सिंगर बन के आओ। अतीत पीछा नहीं छोड़ता। पीछा नहीं छोड़ता। नहीं, आज आप हंस बेशक रहे हैं, लेकिन मैं उस चीज को जरूर याद करना चाहूंगी, आपको याद दिलाना चाहूंगी कि क्या था किस्सा, किसने कहा था, क्या हुआ था? मेरे साथ तो हुआ ही है, मेरे साथ जैसे और भी बहुत से लोग होंगे उनके साथ भी हुआ होगा। जब आप बड़ा नाम नहीं होता है ना, तो फिर होती है ऐसी चीज़ें आपके साथ, लेकिन मैं कहता हूँ होनी चाहिए। कुछ एक आध ऐसा इंसिडेंट हर किसी के जीवन में होना चाहिए जो आपका टर्निंग पॉइंट बन जाए, आपको धक्का लगे। तो मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट ये भी था कि मैं काफ़ी देर इंतज़ार में था और एक्चुअली खाटू में जो धर्मशालों में कीर्तन होते हैं ना, तो आज भी ये ट्रेंड है कि आपको अपना कार्ड देना पड़ता है और आपका नंबर लगता है कि हाँ इसके बाद इसके बाद इसके बाद। अच्छा। तो जो कलाकार फेमस नहीं होते हैं ना, जो भजन गायक फेमस नहीं होते, उनका कार्ड जो होता है ना वो नीचे शफल होता जाता है। अच्छा। कोई बड़ा आ गया ना तो उसका कार्ड ऊपर लग जाता है और छोटे वालों का कार्ड नीचे होता जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं भी उस श्रृंखला से ही होके गुजरा हूँ। अब बहुत देर हो गई, अब नंबर आए, फिर कोई बड़ा गायक आ जाए, उनका नंबर आ जाए, हमको फिर पीछे बिठा दिया जाए। तो ऐसा करते करते काफ़ी देर हो गई। मैंने इशारा किया, वो मेरे बगल में आके बैठे जो आयोजक थे, तो मैंने इशारा किया हाथ जोड़ के, बोले भाई साहब थोड़ा देख लेते, समय हो गया, 4-5 घंटे हो गए। बोले बैठो और बैठो। फिर और 1-2 घंटे हो गए, फिर बोलते और बैठो। फिर मैंने बोला भाई साहब आरती होने वाली है। तो उन्होंने जेब से बोला यही कार्ड है क्या तुम्हारा? तो मैंने बोला हाँ जी। तो उन्होंने ऐसे कार्ड मेरे सामने ऐसे लिया और ऐसे उसको पूरा क्रश किया और क्रश करके हाथ में भी नहीं दिया, उन्होंने फेंक दिया मेरे सामने। और फिर बोलते हैं, ये बात मुझे जीवन भर याद रहेगी, बोलते हैं कि महंगा कलाकार बनना है तो महंगा कार्ड छपाओ सबसे पहले, उसके बाद आना। ये जब बात सुनी मैंने तो मुझे लगा अच्छा जी, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तो बस निकला वहाँ से। तो उस दिन एक सीख मिली जीवन में कि नहीं जी, महंगा बनना है। नहीं, महंगा नहीं बनाना। बाबा से बात करी, मैंने बोला बाबा चढ़ के काम करना पड़ेगा, प्यार प्रेम से काम नहीं होगा, साथ देना, बताता हूँ जरा। तो क्या बताया? कभी बताओ ना, ये भी बताओ ना, जब दोबारा मुलाकात हुई। नहीं, दोबारा मुलाकात मैंने नहीं की ना। हाँ। दोबारा मुलाकात मैंने की नहीं। बाबा तो आपको पता है मोरछड़ी वाला है ये जब मोरछड़ी घुमाता है तो फिर करामाती ही होती है। उसके बाद पता है क्या हुआ? आपको अगर आप जानते होंगे, भजन जितने भी मैं गाता हूँ उसमें 90% भजन मेरे खुद के लिखे हुए होते हैं। तो ये जो इंस्पिरेशन मुझे मिली ना, वो ऐसे ही एपिसोड्स से मिली कि अपना कुछ लिख के लेके जाओ, अपनी बात करो, दूसरों की बात नहीं करनी, अपनी बात बोलनी है, जो मुझे सही लगता है वो बोलूँगा अपने मन से। तो मैंने एक प्रण सा लिया कि एकादशी पर ये नहीं जाऊंगा अगर मेरे पास कोई नई रचना नहीं हुई, तो कुछ अपना लिख के लेके जाऊंगा। तो ये चीज़ मेरे लिए बड़ी काम कर गई। कुछ भी नया लिखता था, ठाकुर जी का आशीर्वाद तो था ही कलम पर,
माँ सरस्वती की कृपा थी, हर बार कोई एक नया भजन लिख के लेके जाता था और वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो जाता था कि हाँ नया कुछ आया है। देखिए नया अगर आप कुछ लेके जाते हो ना तो उसकी तारीफ़ होती है, लोग पसंद करते हैं। आपके अंदर उतनी कैपेसिटी, उतनी ताकत होनी चाहिए कि आप नया प्रस्तुत कर सको। अधिकतम लोग डरते हैं नया प्रस्तुत करने में, वो भेड़ चाल में ही लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा करेज लगता है लेकिन मुकाम भी उतना ऊंचा मिलता है। तो हर एकादशी पर मैं एक नया भजन लेके जाता था। ऐसे करते करते मुझे 6 महीने हो गए। 6 महीने में तो बाबा ने न जाने कितनी फ्लाइटों में उड़ा दिया, कितना नाम करा दिया। उसके बाद में फिर फागन की एकादशी आई और मैं मंदिर में दर्शन कर रहा था। तब तक ठाकुर जी की काफ़ी कृपा हो चुकी थी। तब मेरे कंधे पे एक हाथ आया पीछे से, मैं ऐसे घूमा और मैंने देखा तो वही भाई साहब जिन्होंने कार्ड मोड़ा था। ये बड़ा सिनेमैटिक साउंड करता है। तो उन्होंने ऐसे कंधे पे हाथ रखा, मैंने बोला जी। तो पहचान लिया? हाँ थोड़ा थोड़ा तो नहीं जी बोलिए। तो मज़ेदार बात ये है, वो मोमेंट मुझे आज भी याद है। वो छाती तक झुक करके होता है ना कि एकदम ऐसे विनम्र होके प्रणाम करके उन्होंने कहा भैया जय श्री श्याम, कैसे हो आप, आते नहीं हो आजकल। और मैं बाबा के सामने खड़ा हूँ और वो मेरे साथ खड़े हैं। मैं उनको नहीं देख रहा था, मैं ऐसे, वो ऐसे सामने थे और मैं ऐसे बाबा सामने थे। तो मैं वहाँ बाबा को देख रहा हूँ, बोला वाह भाई चमत्कार तो होते हैं, ये साक्षात चमत्कार है। तो ऐसे बहुत से एपिसोड्स मेरे तो एक हाथ किस्से ये तो चलो मिलना हो गया, बाहर जाके क्या बोला आपने? ना, मुलाकात ना, है, ना, मन में कुछ तो चल रहा होगा ना। काम बोलता है जी। काम बोलता है बंदे का। नहीं आजकल के यंगस्टर्स बिना बोले रह जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। मैं मिक्सचर हूँ ना। मैं पुराने ज़माने के ख्यालात और आज का जोश। पॉडकास्ट के बाद पूछ लूंगी, चलो कोई बात नहीं। हाँ? चलेगा, तब मैं सही जवाब दूंगा। चलिए, अब बहुत ही हमारे पास भी सवाल आ रहे थे कि ये ज़रूर पूछना, भाई साहब कर लो ना शादी, क्यों लेट कर रहे हो? अरे बाप रे, हॉट टॉपिक है। क्यों नहीं कर रहे हो भाई? मैसेज आ रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, ये ज़रूर पूछना। मैंने कहा चलो पूछ लूंगी मैं। चढ़ जाओ घोड़ी, खिला दो लड्डू सब लोगों को। करेंगे, इसका भी परिवार की इच्छा है, तो थोड़ा समय और ले रहा हूँ अभी। काम मम्मी जी इंतजार कर रही हैं, प्यारी सी बहू आ जाए, चलो घर में। समय अभी थोड़ा सा समय और है। कितना समय? इंद्रेश जी महाराज ने रिश्ता भी भेज दिया आपके लिए, और कितना समय? अरे बाप रे, ये किसने बताया आपको? अरे बाप रे बाप। जी। तो क्या लड़की पसंद नहीं आई या क्या रहा? जब उन्होंने इंद्रेश जी महाराज ने रिश्ता भेजा और आपने रिस्पांस नहीं किया, क्यों? नहीं ऐसा नहीं है, रिस्पांस नहीं किया। उनकी तो बात सराखों पर है, हमारे बड़े दिल के करीब है वो। लेकिन हाँ ये है कि अभी मन मिजाज थोड़ा काम की तरफ ज़्यादा है। कुछ एक आध ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो एग्जीक्यूट करने हैं। कुछ बातें तो अभी हमारे संस्कार के सीईओ मनोज त्यागी जी से भी चल रही थी। तो सब कुछ को लेकर। हाँ जी। तो कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो करने हैं, तो उन पे थोड़ा फोकस ज़्यादा है। प्रोजेक्ट्स होते रहेंगे, वो कौन से प्रोजेक्ट्स में रोड़ा अटका रही है आपके कि भाई प्रोजेक्ट मत करो? रोड़ा तो आता है। नहीं रोड़ा बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल। जब श्याम बाबा की कृपा हो फिर क्यों रोड़ा आएगा? नहीं थोड़ा तो देखिए, या कुछ पहले ही पसंद करके साइड में आपने कि चलो एकदम इंट्रोड्यूस कराना है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता तो मैं वैसा इंसान ही नहीं। ये गलत बात थोड़ी नहीं है। ये गलत बात है क्या? नहीं आप बताइए, प्रोग्राम में बोल रहे हैं कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। ये गलत चीज नहीं है। नहीं मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं वैसा इंसान नहीं हूँ कि मैं छुपा के रखता। अच्छा। अगर ऐसा होता तो डिस्क्लोज होता 100%। लेकिन हाँ, जीवन के अभी इस मोड पर हूँ मैं कि मेरा ध्यान एक तरफ ही है, और जो भी आए वो थोड़ा उसको भी समय दे पाए ना। किस टाइप की जीवन साथी चाहते हैं? ये बड़ा सवाल है। ये मेरी चॉइस बड़ी कॉम्प्लेक्स है इस मामले में। मैं चाहता हूँ हाँ थोड़ा तो मेरे जैसा मिजाज हो। कैसा? मुझे लड़ाई झगड़े नहीं पसंद है, सबसे पहली बात। मुझे कोई मुझसे इतना सा भी लड़ता है ना, मत बोलो, लड़ाई झगड़े नहीं पसंद है। अब पता है आपको, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। जिसको जो चीज़ नहीं पसंद होती है उसके जीवन में वही सबसे ज़्यादा आती है। मैं करूँगी पॉडकास्ट उनके साथ भी ना, अभी शादी हो जाने दो आप। अच्छा। हाँ, तो चलो ये चीज़ मुद्दे की बात पे आते हैं। हाँ चलो, लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आए तो थोड़ा शांत स्वभाव के आए, जो भी आए, घर को संभालने वाली आए, सबसे बड़ी बात। और घर को संभालने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई आउट ऑफ फेमिनिस्ट बात कर रहा हूँ, एंटी फेमिनिस्ट बात कर रहा हूँ। बात यह है कि मैं भी वैसा ही हूँ कि मैं घर आता हूँ या अगर घर से दूर भी हूँ तो घर का पूरा ख्याल रहता है,
माता का स्वास्थ्य कैसा है, पिताजी ठीक है कि नहीं, बहनें ठीक है कि नहीं, फिनेंशियली घर का सिचुएशन क्या है, उसका पूरा कंट्रोल रहना चाहिए। तो कोई भी आए तो उसको भी सब चीज़ों का कंट्रोल हो उसके हाथ में, उसको सब चीज़ें दिखे। तो कोई माइक वाली आ जाए तो ओहो हो बाप रे बाप, ये तो लास्ट ऑप्शन भी कंसिडर नहीं करूं मैं। नहीं इसलिए नहीं करूं क्योंकि मुझे पता है इसके कॉन्स क्या हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि एक ही परिवार में 2 लोग एक जैसे आ जाएं, तो थोड़ा सा आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा चीज़ें। चलिए, मतलब जितनी भी लड़कियां हैं ना जो इस पॉडकास्ट को देख रही हैं, तो भैया देख लेना, गाने वाली नहीं चाहिए राज पारिक जी को। हाँ, अब आप समझ लो कैसे सेट करना है, क्या करना है। चलो खैर, ये तो एक मजाक का बात हो गया। अब थोड़ी सीरियस बात कर लें। जी बिल्कुल, है ना। मैं सोच रही हूँ चलो थोड़ा सा हंसी मजाक हो गया, अभी थोड़ा सा सीरियस बात कर लेते हैं। आपके एटीट्यूड को लेकर, आपकी एरोगेंस को लेकर, आपकी ईगो को लेकर बहुत सवाल उठते हैं। बहुत एटीट्यूड है, ईगो बहुत है, इतनी तो उम्र भी नहीं है जितने किलो ईगो लेकर ये घूमते हैं। जवाब चाहिए जनता को। ये सबसे पहले तो मुझे आपकी बात सुनते ही ना एक बहुत अच्छी लाइन याद आ गई। बताइए। वो कहते हैं कि समुद्र अगर खारा नहीं होता तो कब का ख़त्म हो चुका होता। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, अहंकार और आत्मसम्मान में फ़र्क होता है। वो बाहर के लोग समझ पाए ना समझ पाए, आपको खुद को ज़रूर पता होना चाहिए। वो मुझे बड़ी अच्छे से पता है कि अहंकार और आत्मसम्मान में क्या डिफरेंस है। हाँ, कई बार आपका आत्मसम्मान अहंकार बन के बाहर दिखता ज़रूर होगा। मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगा ईगो वाली बात को कि कहीं ईगो नहीं है, लेकिन हाँ, जो चीज़ ईगो बन के दिख रही है वो सेल्फ एस्टीम है, वो आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है। कोई व्यक्ति आपसे अगर गलत बात कर रहा है और आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा दे रहे हैं, आपके जीवन में भी एक नेगेटिव प्रभाव डाल रहे हैं आप, और एक गलत एग्जाम्पल भी सेट कर रहे हैं। तो मैं गलत नहीं बर्दाश्त करता, चाहे वो कुछ भी हो जाए, चाहे वो कोई भी हो। तो ये कौन लोग हैं जो आपको हर्ट करते हैं? नहीं, कई बार मंच पर बातें हो जाती हैं इस तरह की, कई बार मंच के बिना हो जाती हैं, कई बार कुछ लोग आउट ऑफ मंच भी कंट्रोवर्सी कर देते हैं, सोशल मीडिया पर चीज़ें आ जाती हैं, कई बार कुछ ऐसे कॉल्स आ जाते हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देते। किस टाइप की कॉल्स आती हैं? ये आ जाती है कई बार कुछ। नहीं, बताइए ना किस टाइप की कॉल्स आती हैं? हैं भी कुछ ना कुछ तो धमकियाँ वगैरह ये वो चलते रहते हैं। आपको भी धमकियाँ मिलती हैं? हाँ, कुछ जब आप बड़ा नाम बनना शुरू होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके साथ लग जाती हैं। ठीक है, नॉर्मल चीज़ है, डजंट मैटर। नहीं तो स्टेज पे तो आप भी डांट देते हैं ना कि क्या साउंड लगा रखा है, मैंने बोला था मॉनिटर 6 होने चाहिए, 2 लगा रखे हैं, कल क्या बात हुई? फिर आपने आयोजक को बुलाया, फिर आप कह रहे हैं कि 2 लाइनों का भजन सुनना है तो राज पारिक को मत बुलाया करो, ये 2 लाइनों का रोड शो मुझसे नहीं होता जी। क्या था ये इतने आप एकदम से एंग्री यंग मैन बन जाते हैं आप। हालांकि मैंने उसके बाद से अपने स्टेज पर अपने प्रेजेंस को लेकर के विचार ज़रूर किया कि अगर आप सच्चे मन से आप अपने गुस्से को दिखा रहे हैं वहाँ पर, और वो मजाक का पात्र बन जा रहा है, और बाद में लोग उसको गलत वे में दिखा रहे हैं, अलग वे में पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ही बैक ऑफ होना पड़ेगा, मुझे ही अपने भाषा पर, अपने लैंग्वेज पर कंट्रोल करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हो सकता है गुस्सा ज़्यादा था, मगर बात और मुद्दा गलत नहीं था। मुद्दा क्या था? मुद्दा यही था कि हम एक दिन पहले पहुंच चुके थे प्रोग्राम में, और वहाँ पर जो आयोजक थे वो स्पेशली हमको लेकर के गए कि भैया आप एक बार देख लीजिए यहाँ क्या आपको चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स है। साउंड टेक जो था हमारा वो पहले ही जा चुका था। हमारा सिस्टम थोड़ा सा बाकी लोगों से अलग होता है, हम ज़्यादा काम करना भी पसंद नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि जितना हमारी सेहत अलाउ करे और जितना हम बेस्ट डिलीवर कर पाए उतना ही काम करें। तो अब उसमें क्या होता है कि अब आप अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कि आपका टेक भी पहले पहुंच जाए, और आपके इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो सारी रिक्वायरमेंट्स पहले पहुँच जाएँ। हम खुद एक दिन पहले साउंड चेक पे गए थे, वहाँ जा कर के हमने सब कुछ देखा कि ये है। अच्छा, वहाँ पर साउंड नहीं आया था, जो चीज़ें होती है वो नहीं आई थी, इक्विपमेंट्स नहीं आए थे, लेकिन प्लेसमेंट्स साउंड वाले ने बता दी थी कि भैया ये यहाँ लगेगा, ये यहाँ लगेगा, ये यहाँ लगेगा। तो वी वर ओके अबाउट इट। हमको जो चेंजेस कराने थे हमने बोल दिया। ऑन स्टेज जब आप पहुँचते हैं और इतने बड़े आयोजन में आप देखते हैं कि आपको जितना साउंड चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है, उसका 20% आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऑन स्पॉट आपको गुस्सा आता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो आपके हाथ में थी ना, माइक।
माइक टीवी 6 रहे 2 रहे, मॉनिटर 2 रहे 6 रहे, क्या फर्क नहीं, पड़ता है? मॉनिटर इज समथिंग एल्स। आप जो नहीं, सोच आपने रहे हैं, मॉनिटर का भी जिक्र किया ना। नहीं, मॉनिटर इज समथिंग एल्स। मॉनिटर आप जो सोच रहे हैं वो मॉनिटर टीवी स्क्रीन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मॉनिटर साउंड की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, मॉनिटर जो आपको आपके स्टेज के आसपास जो स्पीकर्स होते हैं उनको मॉनिटर कहा जाता है। तो ऑब्वियसली आपके हाथ में माइक और स्पीकर सामने नहीं होंगे तो फिर माइक का फ़ायदा क्या? नहीं बाबा, हम तो ये सोच रहे थे बाबा श्याम ने जिन्होंने अपना शीश दान कर दिया इतने बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण को, तो जो उनके मतलब उनके सारथी ही हैं आप लोग जो भजन गाते हैं और उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इतना गुस्सा मैं कह रही थी शोभा तो नहीं देता है वो भी इतनी सुंदर शक्ल पे इतना गुस्सा कम से कम शोभा नहीं देता। हाँ, वो बहुत मोमेंट की चीज़ आपको थी। पता है क्या क्या कमेंट किए हैं लोगों ने, बताऊं हाँ, आपको? मुझे बहुत अच्छे से पता है। एक कलाकार को इतना घमंड शोभा नहीं देता, हाथ में माइक दे दिया तो क्या किसी के लिए कुछ भी बोलेंगे? फिर आपने शायद आइसक्रीम वाले का भी जिक्र किया था उसमें। हाँ। लोगों ने उस पे भी आपको ट्रोल किया और कहा है कि आइसक्रीम वाले की बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा। कोई भी कहीं ना कहीं से उठकर ही आता है। अच्छा। पढ़े आइसक्रीम आपने वाले कमेंट? आइसक्रीम वाले की बेइज्जती तो हमने नहीं नहीं, की थी। ऐसा लोग कह रहे हैं। हाँ, लोग तो फिर राई का पहाड़ बनाने में लोग एक्सपर्ट हैं। अच्छा, मैं खुद ये बात जानना चाह रही थी, ये मेरा ही सवाल है, ये जो श्याम मंडल है ना, इसमें इतनी कंट्रोवर्सीज क्यों होती है? मंडल तो और भी हैं, इन्हीं में मैं सुनती हूँ कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होगी, किसी ने किसी को लेकर कुछ बोल दिया, वो मैं बताऊंगी आगे किसने क्या क्या बोला, पर बताओ ना थोड़ा इंटरनल, थोड़ा राज नहीं, खोलिए इसके, राज पारिक जी। नहीं, ऐसा नहीं है। श्याम मंडल में कंट्रोवर्सीज वाली बात पता है क्या है, हर समिति में कोई ना कोई एक आध लोग ऐसे आ जाते हैं। अब कुछ अच्छी समितियां भी है, कुछ समितियां ऐसी हैं जहाँ पर मैं 5-5 साल से 7-7 साल से जा रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, लगातार कीर्तन कर रहा हूँ। लेकिन कुछ एक जगह पर कुछ एक लोग ऐसे आ जाते हैं, असामाजिक तत्व आप कह सकते हैं, जो खराब करने की कोशिश करते हैं। पता है, आप हर किसी के दिल पे राज नहीं कर सकते, आप हर किसी के फेवरेट नहीं हो सकते। तो कई बार पूरी समिति है, 100 लोगों की समिति है, उसमें 10 एक लोग ऐसे हैं जो आपको नहीं पसंद करते, वॉट एवर बी द रीज़न। कुछ ऐसे कलाकार हैं, कुछ ऐसे भजन प्रवाहक है जो आपके एंटी हैं, वो उनके फेवरेट हैं। तो जस्ट बिकॉज वो उनके फेवरेट अच्छा, हैं। भजन कलाकार भी आपस में एंटी रहते हैं? नहीं, हर जगह है, कंपटीशन बिल्कुल है। आप इसको 2 रूपों में देखिए। एक तो रूप ये है कि भक्ति, और एक रूप ये है कि बिकॉज पैसा इन्वॉल्व है तो कमर्शियल पार्ट भी है। तो जब चीज़ें कमर्शियल हो जाती है ना, तो ये कंपटीशन, ये सारी चीज़ें, भावनाएं लोगों के मन में जागृत हो जाती हैं। कोशिश रहनी चाहिए कि आप अपनी इनसिक्योरिटी को अपने घर पे मार के आएँ, पूरी तरीके से ख़त्म करके आएँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि आध्यात्म का अध्ययन बहुत कम है हमारी फील्ड में। लोग खाली बस 4 भजन याद करके और मंच पे आकर के गाना ज़्यादा आसान समझते हैं, अध्ययन करके आना उतना आसान उतना ईजी नहीं है। अभी हैदराबाद में संकीर्तन था, आपने बड़ी ज़बरदस्त रील लगाई है। उन्होंने कहा आपसे बहुत लोग जलते हैं, हमने कहा तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम जलवा बरकरार रखते हैं। ये किसके लिए था? हाँ, ये बस वही, किसके लिए था? वही लोग हैं जो आज आप देखिए जैसे जैसे ज़माना बढ़ रहा है और आधुनिकता आ रही है, तो अब आधुनिकता को लोग इस तरह से देखते हैं कि आपने शार्पीज़ लगा ली, आपने स्पॉटलाइट्स लगा ली, आपने फॉलोज लगा लिए, तो अब आप कीर्तन को कीर्तन नहीं समझ रहे हो। ऐसी सोच जो है लोगों की, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जलन से आती है। बिकॉज आप नहीं कर पा रहे हैं तो अब आपको लगता है कि सामने वाला क्यों कर रहा है ना, जो आपके अंदर नहीं है, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे ये भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई, ताली कीर्तन का जितना महत्व है हम उसको कहीं काट नहीं रहे, और हम खुद करते हैं। मैंने मेरी खुद की कितनी रील्स हैं सोशल मीडिया पर जो ताली कीर्तनों की हैं। तो हम अगर दोनों चीज़ें कर रहे हैं, हम दोनों में निपुण हैं, तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है कि आप उसमें निपुण नहीं, आप नहीं कर पा रहे। आज भजन क्लबिंग का बहुत बड़ा ट्रेंड है। इवन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद इसको संबोधित किया है अपने मन की बात में कि जेनजी जिस तरह से भजन क्लबिंग को लेकर के आ रही है और आज की जनरेशन जितना इस चीज़ को प्रमोट कर रही है, ये एक अच्छी बात है। स्पिरिचुअल चीज़ें बढ़ रही हैं, ये हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे देश के लिए और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। अब इस बात पे भी अब लोग अगर चिढ़ते हैं तो वे मोदी जी से भी चिढ़िए फिर। चलिए, अभी ये बहुत अच्छा वर्ड आपने बोला, चिढ़ना। हमारे यहाँ तो बड़ा नॉर्मली बोल दिया जाता है, बट ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। कमेंट में लोगों ने कहा है कि ये सब कुछ आपके व्यवहार में भी दिखता है, क्योंकि एक बार आप एक मंच पर थे तो आपने एक बहुत फेमस भजन सिंगर के लिए, उनका गाना था वो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप इस गाने को गा दीजिए, तो आपने पूछा कि वो कब आ रहे हैं,
तो उन्होंने बोला कि वो फलाना तारीख को आएंगे, तो आपने कहा था कि अगर भगवा सुनना है, केसरिया सुनना है, योगी मोदी सुनना है, सब कुछ सुन लेना, उनसे सुन लेना, मैं यहाँ पर शाम का संकीर्तन करने आया हूँ। तो लोग ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ ना, लोग कह रहे हैं सुना देते क्या हो जाता। नहीं, देखिए मैं आपको एकदम दिल खोलकर अगर एक बात बताऊं, संस्कार के मंच से अगर मैं ये बात आज नहीं कहूँगा तो शायद फिर कभी कह भी नहीं पाऊँगा इस बात को, कि ज़रूरी नहीं है कि जो चल रहा है या जो गाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपको पूर्ण रूप से पसंद हो, या वो सबको पसंद है तो वो मेरी भी पसंद हो, ऐसा नहीं है। पहली बात। अच्छा, आपको पसंद नहीं है वो राम को लाए हैं? नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं तो मुझे तो वही लग रहा है ना। नहीं, मैं आपकी बात को भी पूरा करूँगा, लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये है कि कौन सी चीज़ कब गानी है वो भी पता होना चाहिए, है ना। आप अगर वो संकीर्तन जाकर के देखें, वो आज भी शायद यूट्यूब पर होगा, वो 5 दिवसीय महोत्सव था, वो हाँसी में था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और मैं दूसरे दिन था और 5वें दिन हमारे बड़े भैया कन्हैया मित्तल जी वो उस कीर्तन में आने वाले थे। कोई भक्त होगा जिसको मन होगा ऐसा कि ये भजन वो सुने, और उसको एक्सेस था स्टेज तक आने का या मंच तक आने का, मुझ तक पहुंचने का, तो एक्सेस का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर आप कलाकार तक पहुंच सकते हैं जो गा रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ भी डिमांड करेंगे। जब श्याम बाबा का भजन चल रहा है, देखिए एक माहौल होता है। अब आप किसी कथावाचक को कथा के बीच में आकर के ये बोल दें कि भैया सुनिए ना वो वाला भजन सुनाइए, तो गलत कौन है, आप या कथावाचक? नहीं ना। अब मैं जिस माहौल में था वहाँ हम श्याम बाबा का आवाहन गा रहे थे, और 3 बार वो व्यक्ति आके मुझे बैक से टैप करके और टोक के गया कि, और वो भी बहुत ही अजीब वे में। जब आप कोई बात रखते हैं ना, या तो आपको मर्यादित होनी चाहिए चीज़, पर्ची लेकर आ जाइए, दे दीजिए, या किसी बगल में किसी को बोल दीजिए कि भैया जब फ्री हो जाएं तो पर्ची दिखा दीजिएगा, ये तरीका होता है कहने का। वो बार बार बैक पे आ रहे, टैप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप किस माहौल में हैं और किस माहौल के अंदर आप क्या मांग रहे हैं। और वो मेरे समापन का समय भी था, मेरे पास और ज़्यादा समय नहीं था गाने के लिए, मुझे निकलना भी था, रिपोर्ट था, फ्लाइट थी, फलाना ढमकाना, जो भी चीज़ें होती हैं। अब उस समय मैं श्याम बाबा के भजन गाऊँ, जो मेरे मन में जो चीज़ें चल रही हैं, वो एक लीनिएज बना हुआ होता है, वो एक पूरा ट्रैक चल रहा होता है, मैं वो गाऊं, या फिर मैं उसकी वो 2 लाइनें बीच में से एकदम आउट ऑफ द माहौल गाऊं। आप राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, हिंदुस्तान में हम क्या है वो भगवान ले आएंगे। मैंने ज़्यादा नहीं सुना है, तो अब वैसी सुनते नहीं हैं आप उनके भजन? नहीं, उनके भजन की बात नहीं है, जो चीज़ मैं प्रेफर करता हूँ सुनना, उसके बाद अगर समय निकल पाता है तो सुन लेता हूँ, लेकिन उस समय मैंने बहुत कम सुन रखा था। वो शायद नया भजन भी आया था भैया का उस समय, तो मुझे उस चीज़ को पोर्ट्रे करने में, अगर मैं गाऊं भी, अगर मान के चलिए आपने मुझे वो 2 लाइनें पूरी लिख के दे दी कि ये शब्द हैं, ये धुन है, मैं गाऊं भी, तो मुझे उसके लिए पूरा एक एटमॉस्फेयर तो चाहिए। मैं एकदम से श्याम बाबा के भजन से निकल कर, और आप चाहते एकदम रोबोट की तरह स्विच होकर के मैं राम को लाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप मुझसे ये उम्मीद करते हैं कि मैं इस तरह से 2-2 लाइनें करके चेंज करता रहूँगा मूड्स, तो नहीं पॉसिबल है। अगर आप 2-2 लाइनें भी इमेज कर रहे हैं कि इमेजिन कर रहे हैं कि मैं गाऊं, मैं गा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उसी ही लीनिएज में रह के गाऊंगा, उसी ट्रैक को फॉलो करके गाऊंगा। मैं वैसे नहीं गा पाऊंगा कि मैं एकदम से कुछ गा रहा हूं और कुछ गाने लग जाऊं। नॉर्थ साउथ नहीं हो सकता। इसीलिए फिर आपने मना कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज भी मना करूंगा अगर मुझसे कोई पूछेगा तो। हाँ बिल्कुल भैया, अब तो बोल देंगे, अब तो प्यार हो गया आप दोनों का। भैया बहुत अच्छा गाते हैं, अब तो बोल देंगे, चलो ठीक है सुना देता हूँ एक लाइन। आज हमेशा से प्यार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब तो हम देख रहे हैं ना, मंच साझा कर रहे हैं, दोनों खूब गले मिल रहे हैं। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद थोड़ी है, और मतभेद भी कभी नहीं थे। देखिए अब वही वाली बात है, हमें तो अच्छा लगता है ऐसे देख के आप दोनों को, ना मन के भेद होने चाहिए ना मतभेद बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और बहुत अच्छे मेरे तो, अभी हम बैठे हुए थे मनोज त्यागी जी और मैं, तो भैया का वीडियो कॉल आया मनोज जी के पास, तो बहुत देर बातें हुई हमारी। कन्हैया भी ऐसे बहुत अच्छा प्रेम है और हमेशा से रहा है, और लोगों को तो वो अलग बात है, बीच में आपने बोल दिया था कि वो मुझे फोन कर लेते डायरेक्टली, तो उनके पास मेरा नंबर था ना। अच्छा, फेसबुक लाइव करके। हाँ भैया लाइव आए थे, उन्होंने समिति का कुछ साथ दे करके उन्होंने कुछ ऐसा कहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आहत हुआ कि भैया को अगर समिति का साथ देना था, हालांकि भैया ने भी ये बात बाद में मुझसे बोली कि हाँ मुझे पहले बात करनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, कई बार आवेश में हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर ये फेसबुक लाइव खेलने लगते हैं। हाँ ठीक है, सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल।
अभी कंट्रोवर्सीज हैं तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, एक पे एक पर्चा निकल के आ रहा है। मैं कह रही कब खत्म होंगे, ये खत्म ही नहीं हो रहा है, देख रहे हो इनको आप? खत्म करिए सबसे नहीं पहले। नहीं, ये खत्म ही नहीं हो रहा है, एक एक निकल के आ जा रहा है। चलो अभी मैं उसके बारे में बात करती हूँ। जब दिल्ली में आपका संकीर्तन था, राज पारिक हाय हाय, राज पारिक हाय हाय के नारे लगे थे, अच्छा लग रहा था आपको सुन के? हाँ भैया, सामाजिक तत्व हैं, वो करते हैं कुछ लोग करते वो क्या घटना हो गई थी, इसके बारे में बताइए। हैं। आप पब्लिक फिगर हैं, राइट? आप पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है लोगों को कि आप अगर किसी सेलिब्रिटी को बुलाते हैं और उसको मंच देते हैं, वो आपके समिति में आ रहा है, आपके मोहल्ले में आ रहा है, आपके कीर्तन में आ रहा है, तो आपको ये बात जाननी ज़रूरी है। आपने उसे भले ही पेमेंट देकर बुलाया हो, आपने भले ही उसके पूरे शुल्क उसको दिए हों, लेकिन वो जितने देर आपके साथ है वो पब्लिक फिगर है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। आप किसी भी तरीके से उनसे ट्रीट नहीं कर सकते जैसा आपके जी में आए। तो क्या क्या ट्रीटमेंट ऐसा गलत हो गया था? आप उनके कंधे पे हाथ नहीं रख सकते अनवांटेड वे में, आप उनको खींच नहीं सकते, आप उनके कुर्ते नहीं टान सकते। अच्छा, ऐसा हुआ था? जी, ऐसा हुआ था। ये बिल्कुल वीडियो में बहुत सही रूप से दिख रहा है। आप जब उस वीडियो को चलाकर देखेंगे, जो फेसबुक लाइव है मेरा, शास्त्री नगर का कीर्तन है वो, आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? हाँ। तो उस वीडियो में बाकायदा दिख रहा है और बहुत से लोगों ने मेरा सपोर्ट किया इस चीज़ में आकर, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने सपोर्ट किया। हमारे मंच से हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र कह लीजिए या मेरे बड़े कह लीजिए, राजेश प्रभाकर मंडलोई जी, जो कि बहुत आवाज़ भी उठाते हैं इन चीज़ों को लेकर, वो हमेशा अच्छी चीज़ों का ही सपोर्ट करते हैं, सही का सपोर्ट करते हैं। वो भी आए, उन्होंने भी सामने से कहा कि मैंने पूरी वीडियो देखी है। और ऐसे बहुत से सीनियर्स हैं हमारे, शाम जगत के सीनियर्स और बाहर के सीनियर्स, जिन्होंने सपोर्ट किया कि बाकायदा वीडियो में दिख रहा है कि आप लोग कंधे पे हाथ रख रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, कुर्ता खींच रहे हैं। इवन कुछ लोगों ने मेरे गर्दन पे हाथ रख करके मुझे अपनी तरफ खींचा फॉर द सेल्फी। और सबसे गंदी बात, जो चीज़ें माइक में नहीं आ पाती हैं, कि मंच पे जब मैं खड़ा हूँ और पीछे से हमारे जो साथी हैं, जो मेरे जैसे मेरे मैनेजर हनी भी आए हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो बोल रहे थे भैया गाने दीजिए, वो गाने के लिए आए हैं, आप लोग एक पे एक आते जा रहे हैं और झुंड बना लिया आपने, आप सेल्फी के लिए पागल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें माइक पे नहीं आ पाती हैं, वहाँ पर जो लोग होते हैं वही सुन पाते हैं। तो सम ऑफ देम सेड दिस कि पैसा दे के बुलाया है, सेल्फी तो खिंचानी पड़ेगी। आप ये गुंडागर्दी कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इसका विरोध नहीं करेंगे। और उसके बाद आप ही के शहर में, आप ही के समिति में, आप ही के मोहल्ले में हम आते हैं और आप सारे समिति वाले एक होकर के और चिल्लाने लगते हैं राजपारिक हाय हाय या जो भी वॉटेवर जो आपको बोलना है। तो फिर वही वाली बात है ना कि आप अपने घर में बुला करके किसी को भी, किसी मेहमान को बदतमीज़ी से उसके साथ ट्रीट कर सकते हैं, वो आपका घर है, लेकिन वो सही तो नहीं है, एथिकली इट्स नॉट राइट। तो उनकी मर्जी, हम कुछ कर नहीं सकते। कितने साल हो गए इस वाली बात को? साल भर हुआ होगा, हाँ साल भर की पुरानी बात होगी। अभी हाल ही में फिर आपका दिल्ली में, अभी क्योंकि अभी आप जब पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं तो आपने बताया कि कल आपका दिल्ली में संकीर्तन था। हाँ था ना। तो वो कोई और हाँ, वो अलग समिति थी, श्री श्याम मित्र मंडल कमला नगर, if I'm not wrong। अच्छा, ये अपना मतलब कॉलोनी वाइज ये डिवाइडेड होते हैं, राइट? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, इसी तरीके से होता है जी। चलिए, अभी आपने यहाँ पर बात की कि आपके मैनेजर हन्नी भाई का आपने नाम लिया, उन पे भी काफी लोगों ने हनी भैया पे, हाँ हो सकता है, मैनेजर तो पहले बदनाम होते हैं। मैनेजर तो पहले बदनाम होते हैं। सुनो, चंडीगढ़ का आपका कीर्तन था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। पैसे ले लिए जी, हाँ पूरे पैसे ले लिए जबरदस्ती, और कीर्तन भी नहीं किया। बारिश हो रही है, कह रहे हमारा काम थोड़ी नहीं है कि बारिश हो रही है, हमें इससे क्या मतलब है, हमें तो पैसों से मतलब है, हम पैसे लेकर जाएंगे। अरे बाप रे। और उनके मैनेजर ने ब्ला 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 ब्ला, और तो हमने कहा भाई पूछ लें आपसे। उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी वीडियो डाली है यूट्यूब पर, अभी भी पड़ी हुई है, लोग देखते हैं, काफी व्यूज हैं उसके। 100% होगी। तो कीर्तन नहीं किया, पैसे ले लिए आपने? नहीं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है, और ये बात का भी वीडियो यूट्यूब पर होगा। मैंने देखा नहीं है, लेकिन हाँ, जब कंट्रोवर्सी थी उस समय ज़रूर ये वीडियो हमने रिलीज़ किया था कि ऐसा कोई भी शुल्क हमारी तरफ से नहीं लिया गया है। और एक्चुअली जो इंसिडेंट था ना, वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट था। अच्छा जी, और सिचुएशन ये थी, सच्चाई ये थी कि हमारे एक मित्र हैं जो शाम जगत में बहुत अच्छा नाम है उनका, इज़ अ म्यूजिशियन, नरेश मुनिया भैया। तो हम उनके थ्रू ही बुक थे वहाँ पर।
पिछले एक हफ्ते से, जैसे आज संकीर्तन है और एक हफ्ते से या 10 दिन से हमारी तरफ से भी उनको बार बार इंटीमेशन जा रहे थे, इवन नरेश भैया की तरफ से इंटीमेशन जा रहे थे, और भी कुछ लोग थे उनकी तरफ से भी इंटीमेशन जा रहे थे कि भैया वेदर फोरकास्ट बहुत तेज़ बारिश पूरे नॉर्थ बेल्ट में बता रहा है, दिल्ली एनसीआर में भी है, हरियाणा में भी है, तो आप लोग प्लीज़ कोशिश करें कि आप या तो शेड में शिफ्ट कर लें और या फिर आप कुछ ऐसा करें, बैंक्वेट वगैरह बुक कर लें। उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट था ना, वो सुनिए आप। बाबा बैठा है जी, बारिश आएगी, बाबा देखेगा। अब इस तरह की स्टेटमेंट कितनी ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट हो सकती है। आप बारिश आ जाए अचानक, तब आप अरदास लगा सकते हैं कि बाबा बैठा है, बाबा देखेगा, हमको तो पता नहीं था। लेकिन अब जो मेन पिक्चर जो आपने बताई, हमारे कमरे में समिति वाले आए और जो बीच के और भी लोग थे जिन्होंने, संकीर्तन से पहले की बात है, मतलब नहीं संकीर्तन हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। रात को 12-1 बजे जब माहौल ख़राब हो गया, सब हो गया कि अब नहीं होना है, तो हमारे पास है, सबसे पहले उन्होंने दूसरी डेट मांगी। जी बिल्कुल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उन्होंने हमको ऑफ़र किया कि हम आपको इतना शुल्क दे देते हैं, फॉर एग्जांपल हम आपको ₹1,00,000 दे देते हैं, तो आप ₹1,00,000 ले जाइए। हमने सबसे पहले वर्ड उनको ये बोले थे कि भैया आप दूसरी डेट निकाल लीजिए, हम आ जाएंगे, देख लेंगे उस समय जो होगा। ये हमारे वर्ड थे। इसी तरीके से बात की जाती है, बिल्कुल। तो उसके बाद में फिर उन्होंने आपसदारी में बात करी, उनको ऐसा लगा कि शायद अगली डेट ना निकले। अब आप एक बात बताएं, एक समिति कीर्तन करती है, न जाने कितने लोगों से चंदा लेकर आती है ना। अब आप ये चीज़ की अकाउंटेबिलिटी किसको देंगे कि उस चंदे का क्या होगा? कीर्तन तो हुआ नहीं, उस चंदे के पैसे से तो आप हमें बुक कर रहे हैं, म्यूजिशियंस बुक कर रहे हैं, पंडाल बुक कर रहे हैं। आपने तो पंडाल वालों को, श्रृंगार वालों को, आपने तो किसी को भी पैसे देने से इनकार कर दिया, हमारा तो प्रोग्राम ख़राब हो गया जी। अब उनके बीच में ये बातें चलने लग गई कि हम प्रोग्राम करेंगे भी कि नहीं करेंगे अगली बार, तो वो पल्ला झाड़ने वाली सी बात हो गई थी कि आप ₹1,00,000 पकड़ो जी इस प्रोग्राम में, तो बात का बाद में देखा जाएगा, क्योंकि हमने वो बात बोल दी ना कि हम अगली बार में मैनेज करेंगे। तो अब बीच के जो बिचौलिए जो थे, जो जिनके थ्रू हम बुक हुए थे, जो मीडिएटर्स थे, नहीं आई एम ओके विद बिचौलिया चलो बिचौलिया, हाँ क्या बोला बिचौलिया ने तो जो बीच के लोग थे, तो उन्होंने हम वो कमरे में आए हमारे पास, और वो हमको ये कहने लगे, वो वहीं के थे चंडीगढ़ के, वो हमको ये कहने लगे कि अरे भैया आप पैसे क्यों छोड़ते हो, ये तो जितने मंडल वाले हैं सब सोने चांदी वाले हैं, सबके पास भर भर के पैसे हैं, आप तो पैसे लीजिए। अब ये चीज़ें क्या होती है ना, हर इंसान अपना अच्छा बताता है, और हम जैसे कलाकारों के पास, भजन प्रभाव के पास इतना समय नहीं है कि हम जा के एक एक समिति के साथ हमारी क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, हम एक एक फ्रंट पे आकर के उन चीज़ों को रिवील करें, और हमें अच्छा भी नहीं लगता, खास करके मैं अपनी बात करूँ तो। लेकिन आपके मन से बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक की बात पहुँचे। भैया तो सोने चांदी वाले भैया हैं, तो इनके पास पैसे की क्या कमी है, आप तो पूरा पेमेंट मांगो। तो फिर वो वापस कमरे में आए, तब भी वो एक ही बात पे अड़े हुए थे। तब हमने कहा कि भैया देखिए ऐसा है, अगर आप दोबारा नहीं करा रहे हो और आप हमको ये कह रहे हो कि भैया आप इतना पैसा ले लीजिए, तो बात ऐसी है कि हम हमारा खर्चा जो है वो तो लेंगे ही लेंगे। अच्छा, अगर ऐसा आप, आपने बोला? हाँ, अगर आप हमको दे रहे हैं तो हम खर्चा लेंगे ही लेंगे, और नहीं लेंगे तो फिर हम कुछ नहीं लेंगे। कम से कम एग्जाम्पल तो सेट करें कि हमने कुछ नहीं लिया, और लेंगे तो फिर कम से कम पूरा खर्चा लेंगे। और देखिए जी, जब आपका बड़ा बैंड होता है, आपकी बड़ी टीम होती है, आपके 20-20 लोगों का बैंड होता है, तब कहीं ना कहीं आपका खर्चा 10,000, 20,000, 50,000 का नहीं होता है। और हमारे जितने बैंड मेंबर्स हैं, जो हमारी टीम वाले हैं, वो सब बहुत ही एक्सक्लूसिव म्यूजिशियंस हैं। उनका भी घर उन्हीं सब चीज़ों से चलता है। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं फिर वो वाली बात है कि मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर मैं आपसे नहीं लूँगा कुछ भी। आप सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं आपके फंड्स पे, आपके हिसाब से, मैं वैसा नहीं कर सकता। या तो फिर बात हमारी रहेगी कि हाँ भाई इतना खर्चा हमारा है, इतना आपको देना पड़ेगा, और नहीं तो फिर कुछ नहीं लेंगे। हम क्यों 50,000 लाख रुपए में हम आपका नाम करें। उनको इस बात की तौहीन लगी होगी, और उनके जो मीडिएटर थे, जो आए थे बिचौलिए, हाँ, जो बिचौलिए थे, जिन्होंने बीच बचाव, हालांकि वो अब रहे नहीं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो आए थे जब हमारे पास, उनको ऐसा लग गया कि उनकी बात पूरी क्यों नहीं हुई। अच्छा, उन्होंने जो सेटलमेंट कराने की कोशिश करी, मैंने उनकी बात को काट दिया या ऐसा कर दिया, तो बाद में जाकर के फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे इसका बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया, बहुत बड़ी चीज़ें कर दी। हालांकि फिर हम रिकॉर्डिंग्स भी लेकर आए थे, फिर हमने भी फेसबुक लाइव पे उनको एक्सपोज किया था। बाद में फिर वो माफ़ी उन्होंने फ़ोन में मांगी कि हमसे गलती हो गई जी। फिर हमने फेसबुक लाइव पे सुनाया लोगों को, देखिए ये लोग लाइव करके इस तरह से हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे सोच कैसी हो सकती है लोगों की। उस कीर्तन के 15 दिन बाद या 20 दिन बाद बगल के आसपास किसी शहर में, यमुनानगर या कहीं पे कीर्तन था, और वही शख्स जो मीडिएटर जो है, वही आदमी हमको धमकी देता है कि हम 500 लोग लेकर आएंगे और आपका कीर्तन ख़राब करेंगे।
फलाना फोन समिति फोन का पे? जी, फलाने कीर्तन में जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ कीर्तन हम आपका खराब करेंगे, ऐसी सोच रखने वाले बड़ा लोगों दम है भाई, मतलब फोन पे जो है 500 लोगों की बातें हैं। तो सोचिए ऐसी सोच रखने वालों की फिर अब होता क्या है ना, लोगों तक एक ही पिक्चर जाती है और फेस ही बदनाम होता है, फेस पे ही कीचड़ उछाला जाता है और जनता को भी फेस पे उछाला हुआ कीचड़ ही मजा देता है, हमारी बात सामने नहीं पहुंच पाती है। और लेकिन ऐसे संस्कार के मंच से और ऐसे पॉडकास्ट से, ऐसे इंटरव्यूज से कहीं ना कहीं हमको भी अच्छा लगता है कि हमारी बात भी पहुंच रही है लोगों अभी और अच्छा लगेगा, एक और बात बताने वाली है। मैं समझ गया हूँ, आप पूरा पर्चा लेके आए हैं। खत्म नहीं हो रहे, मैं चाह रही हूँ बंद हो जाए, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ना अलादीन का चिराग है, निकलते जा रहे हैं। चलिए खैर, ये आपसे रिलेटेड नहीं है कंट्रोवर्सी, लेकिन श्याम जगत क्योंकि आप उसका परिवार हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है और मैं चाहूँगी कि एक निष्पक्ष राय आप इस पे रखें। तू 2 कौड़ी के लायक नहीं है, 2 कौड़ी, समझ रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छे से याद आ गया। और ये जो शब्द है कि तुम 2 कौड़ी के हो, ये मतलब ये सुनने में भी नहीं अच्छा लगता है। और ये सब बातें जब स्टेज पर होती हैं तो थोड़ा मन दुखता है, तब फिर मन करता है कि बातें पूछी जाएं कि क्यों। तो आपको भी पता है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ कि एक भजन गायक है, उन्होंने 2 कौड़ी के गायक को जो है लाखों दिलवाता है, ये उन्होंने गाया था। उसके बाद 2 सिंगर हैं, बहुत ही मैं कहूँगी बहुत बड़ा नाम है श्याम जगत का। उन दोनों के बीच में मंच पर ही बहस हो गई इस बात को लेकर और तब उन्होंने बोला था कि सिर्फ श्याम जगत ही ऐसा है जिसने लोगों को ये स्वतंत्रता दी है कि कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो। ये सिंगर ने लाइव बोला। तो ये 2 कौड़ी के लायक नहीं है और 2 कौड़ी के सिंगर को लाखों दिलवाता है, क्या चलता रहता है अंदर ही अंदर ये सब? ये कंट्रोवर्सी खाटू श्याम जी के 11 के दिन की है। खुल के नाम ले लो और खुल के बताओ। नहीं वो भी देखेंगे ना इस पॉडकास्ट को। मेरा इस कंट्रोवर्सी से पर्सनली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नहीं, मैंने पहले क्लियर कर दिया। लेकिन हाँ, मेरा टेक जरूर है। हाँ। वो ये है कि एकादशी की बात है, एक भजन गायक थे जो कि हमारे श्याम जगत से बेसिकली पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन वो पता नहीं क्या इसके पीछे पॉलिटिक्स थी, उनको स्पेशली बुलाया गया, बुला करके उनको माइक दिया गया और दे करके उनको मतलब प्रमोट किया गया बेसिकली कि आप ऐसा कुछ लिख के लाइए। उन्होंने वो लिख के भी लेके आए थे। नहीं, पोक किया गया, नहीं प्रमोट किया गया। अच्छा। पोक नहीं, उनको प्रमोट किया गया कि आप कुछ यूनिक लिख के लेके आइए। अच्छा। और या उनके मन से खुद से उन्होंने लिखा पता नहीं, लेकिन अच्छा नहीं लिखा। भजन का मकसद क्या होता है, भजन क्यों लिखते हैं या क्यों गाते हैं? प्रभु का गुणगान। अगर आप उसमें किसी का ऊंचा नीचा गाना शुरू कर दें और लिखना शुरू कर दें अभद्र भाषा यूज करते हुए, तो फिर वो भजन की कैटेगरी से पहले ही तो बाहर हो जाता है ना? बिल्कुल। अच्छा, उसमें भी अब जैसे आपने बोला कि कुछ ना कुछ बातें मेरे बीच, कन्हैया भैया के बीच रही है ना, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई मेरे सामने आकर के कन्हैया भैया के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल जाएगा और मैं वहाँ पे बैठ के बस आउट ऑफ इनसिक्योरिटी तालियां बजाता रहूँगा कि नहीं नहीं अरे मज़ा आया, मज़ा नहीं। गलत है। स्टैंड लेना चाहिए और हम नहीं लेंगे तो फिर एग्जाम्पल भी सेट नहीं होगा। तो उनके बाद मैं वहाँ बैठा हुआ था, वो गा करके चले गए, तो मैंने जब माइक लिया तो मैंने भरी जनता में ये बात कही कि 2 कौड़ी का भजन गायक ऐसा कन्हैया भैया के लिए मंच से कह करके गए हैं फलाना कलाकार, और आप लोग बैठ करके उसी बात पे तालियां बजा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। ये कन्हैया भैया के लिए कहा था? हाँ, ये जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो अब किसने कहा था? लेट्स नॉट इन्वॉल्व, मैं चाहता भी नहीं कि मैं इन्वॉल्व करूँ। चलिए। तो अब ऐसा है कि अगर आप मंच से इतनी बड़ी बात बोल के जा रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारी जनता वो सुन भी रही है और तालियां भी बजा रही है। श्याम जगत की जनता, आपको ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो भजन प्रवाहक हो या ना हो, पहली बात वो श्याम प्रेमी है जिसके लिए कहा गया, मैं कन्हैया भैया की बात कर रहा हूँ, वो श्याम प्रेमी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि वो आप ही के बीच में, आप ही के घर का कोई ना कोई मेंबर है, किसी का बेटा है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जीवन के कई वर्ष बाबा के भजनों में लगा दिए। आप हर चीज़ को एक ही चीज़ से तौल देते हो कि पैसा लेके गाते हैं, ये तो भजन गायक, भजन प्रवाहक सिर्फ पैसे को महत्व देते हैं, हर चीज़ ऐसी है। तो फिर मुझे ये लगता है कि आपको फिर आना ही नहीं चाहिए भजनों कीर्तनों में, आपको उसी कीर्तन में जाना चाहिए जहाँ निःशुल्क भजन गायक गाते हैं। आप आ भी जाते हो, आप बुला भी लेते हो, उसके बाद आप उसको सम्मान भी नहीं देना चाहते हो, उसके बाद उसके बारे में कुछ, ये आपके मन की इनसिक्योरिटी
झलकाती है कि आप कितने ज़्यादा इनसिक्योर हो, कितने ज़्यादा जलनशील हो, कितना चिढ़ते हो कि फ़लाने इंसान को इतना मुकाम क्यों और हमको क्यों नहीं। ये बात आप विशेष तौर पर भजन गायकों के लिए बोल रहे हैं। जी जी, कहीं ना कहीं आप जल रहे हो, उस मुकाम से जल रहे हो। और जनता की अगर बात करें तो जनता अगर मज़े ले रही है तो ठीक है, थोड़े बहुत हल्की फुल्की बातों में मज़े लेना ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। लेकिन इतनी बड़ी बात अगर कोई बाहर का आदमी आके और कह के जा रहा है कि 2 कौड़ी का भजन गायक को लाखों दिलवाते हैं, तो भैया कौन दिलवा रहा है? श्याम बाबा दिलवा रहे हैं। इसका मतलब आपने सीधे सीधे श्याम बाबा की कृपा पे उंगली उठा दी। हम हमेशा ये बोलते हैं कि हमारे जीवन में जो है सब कुछ श्याम बाबा है, और उसके बाद में आप ये बात कह रहे हो कि 2 कौड़ी के भजन गायक को लाखों दिलवा, ये बाबा की कृपा है। बाबा दिलवा, अगर आपको 2 कौड़ी की लग रहा है, आप अपने मन में रखिए उस बात को। आपको इतने भरे मन से, और वो भी श्याम जगत के मन से, आपको कोई अधिकार नहीं इतनी बड़ी बात बोलने का। वो हमारा भाई है, हमारे घर का है। ये बात मैंने उनके माइक रखने के बाद में मुझे लगा कि मुझे बोलनी चाहिए, मुझे स्टैंड लेना चाहिए, और मुझे लगता है कि हर किसी को लेना चाहिए। कितने लोगों को समझ में आई ये बात? आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पर इतने सारे लोग थे। बहुत लोगों को तो नहीं समझ में आई होगी, क्योंकि उसके बाद भी अभी रिसेंटली कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी आती है, लोग उसको प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। ये बात भी पूछना चाहती हूँ, लोग ये कहते भी हैं भक्ति है, प्रभु का नाम है, तो फिर तो ऐसे जो आम लोग हैं वो तो आप लोगों की कीर्तन करा ही नहीं सकते हैं। आप लोग तो लाखों में लेते हैं। अब किसी का नहीं है बजट, वो चाहता है कि मैं राज पारिक जी को बुलाऊं, मान लीजिए मैं ही चाहती हूँ मैं आपको बुलाऊं, नहीं मेरा बजट अलाउ कर रहा है, कैसे करूँगी? फिर तो मतलब मन की बातें मन में रह जाएंगी। राज पारिक जी आएंगे नहीं बिना लाखों लिए। सबसे पहला जो विषय है ये, इसमें सबसे पहली बात ये कि कीर्तन कराना, ये वर्ड ही गलत है कि हमको कीर्तन कराना है। ये सोच जब तक रहेगी तब तक फिर ये सारी चीज़ें आती रहेंगी मन में कि वो बड़ा कलाकार, वो छोटा कलाकार, मेरे पास इतने पैसे नहीं, फलाना। जब तक आप कीर्तन कराने की सोचोगे, जिस दिन आपके मन में ये भाव आ जाएगा कि मुझे कीर्तन करना है, तब आपको कहीं नहीं दिखेगा कि मुझे फलाना कलाकार चाहिए या मुझे इतने का श्रृंगार कराना है। कभी मीराबाई ने सोचा होगा कि मुझे बहुत बड़ी भक्तन बनना है तो मैं आज के युग के सबसे बड़े गायक को बुलाती हूँ? नहीं, उन्होंने खड़ताल लिया, बीच सड़क पे गई और बीच बाजार नाचते हुए हरि गुणगान किया। आज सारी दुनिया मीराबाई को पूजती है ना। लेकिन मीराबाई आज कोई बनना भी नहीं चाह रहा है ना। नहीं, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, देखिए, 1 रुपया इन्वॉल्व हुआ या 1 लाख या 1 करोड़, पैसा इन्वॉल्व है तो वो चीज़ कमर्शियल है, वो कहीं ना कहीं बिजनेस का पार्ट है। तो आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो भक्ति के अंदर बिजनेस को ना जोड़ करके। जो आप सोच रहे हो ना कि नहीं, कभी आप अपने मन से भक्ति ले आते हो, उसको प्रायोरिटी पे कर देते हो, कभी आप बुकिंग के टाइम पे बिजनेस प्रायोरिटी कर देते हो। अगर आपको लगता है सिर्फ सब कुछ भक्ति है तो फिर आप बार्गेन क्यों करते हैं? जब कोई कलाकार शुल्क बोलता है तो आप ऐसा क्यों करते हैं कि किसी ने बोला कि भैया जी मैं तो इतना लूँगा, तो आप बोलते हैं नहीं जी इतना ले लीजिए, आप एक काम करिए इतना कर लीजिए। क्यों? फिर अगर आपको लगता है सब कुछ भक्ति है तो फिर ठीक है, सामने वाले शुल्क बोला हया ना रखो। आप कितना लेते हैं? चर्चा का विषय बन जाएगा अननेसेसरी। अरे चर्चा क्या, अब चर्चा हो गई है, अब चर्चा हो गई है। अब जो लेते हैं, हाँ। जो लेते हैं ठाकुर जी की कृपा से लेते हैं, मस्ती से लेते हैं। अब पॉडकास्ट के बाद बात करते हैं। चलिए, बहुत सारी बातें पॉडकास्ट के बात ही करेंगे आप, है ना। फिर लोग बोलेंगे क्या फ़ायदा हुआ इस पॉडकास्ट को करने का? नेहा जी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस पॉडकास्ट का। खैर, मेरे सरकार आए हैं, राम मंदिर बन रहा था, इस गाने ने धूम मचा दी, बहुत भजन आए खैर, लेकिन इसको नहीं कोई तोड़ पाया। पहले तो गुनगुना दीजिए इसकी 2 लाइन, फिर मैं आगे बात करूँगी। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहा कर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को, बहा कर प्रेम की गंगा, बहा कर प्रेम की गंगा, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। क्या बात है, बहुत शानदार। कितने दिन में रिकॉर्ड कर लिया था ये भजन?
दिन में नहीं, हमने तो 45 मिनट्स में रिकॉर्ड। हाँ जी, हाँ जी, फाइनल टेक। हाँ जी, हाँ जी, 100%। पता था इतना हिट हो जाएगा? नहीं। कितने दिनों के बाद हिट हुआ? हाँ एग्जैक्टली, है ना? राइट। ये जब हमने रिलीज़ किया था इस भजन को यूट्यूब पर, तब लगभग 2-3 महीने 4 महीने तक तो ठंडा पड़ा रहा। हाँ कुछ पता ही नहीं था, बस नॉर्मल। ये सब ठाकुर जी की कृपा है, वही लीलाएं करते हैं। उनको कब कौन से भजन को किस रूप में लोगों तक पहुंचाना है। जब राम मंदिर बना, मैं अच्छा अगेन हमारे पॉडकास्ट में कन्हैया भैया की बहुत वाइल्ड कार्ड एंट्री हो रही है। मुझे पहला व्यक्ति जिसने ये भेजा था कि एक्चुअली हुआ क्या, जब भूमि पूजन चल रहा था तो जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी मंदिर में आते हैं तो मंदिर परिसर में एक भजन बजता है और सारे न्यूज़ चैनल्स पर वो वीडियो की क्लिप आती है और मैं घर में सो रहा हूँ। शायद कोविड का समय था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, कोविड चल रहा था। हाँ, तो उस समय जब धूप लगा रहे थे रामलला के सामने प्रधानमंत्री जी, तो उस समय एक भजन बज रहा था परिसर में, और वहीं वो रिकॉर्डिंग जो है वो पूरे न्यूज़ पे वही रिकॉर्डिंग चल रही थी बार बार। तो मेरे पास वो क्लिप निकल के आती है मेरे फ़ोन पर और बहुत सारा हार्ट आता है, बहुत सारे दिल आते हैं और नीचे लिखा होता है ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे प्यारे अनुज भाई को। और वो व्यक्ति होता है कन्हैया मित्तल भैया। देखिए ऐसा प्रेम होता है, ये चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये भजन बहुत प्रचलित रहा और बहुत ठाकुर जी की बड़ी कृपा रही इस भजन। रहा आपके लाइफ बिल्कुल, का? मेरे लाइफ का माइलस्टोन है, बिल्कुल, अनडाउटेडली। सो फाइनली अब टाइम धीरे धीरे इशारा कर रहा है कि बहुत बातें हो गई हैं, बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं। लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि अभी जैसे कि क्या हो रहा है कि ना भजन क्लबिंग को लेकर बात हो रही है जी, जेनजीज को लेकर बात हो रही है। आपने भी बताया, हमने भी मोदी जी के मन की बात को सुना था। संस्कार टीवी के साथ भी कुछ टाइप हो रहा है जो लोग बहुत जल्दी देखेंगे। सबसे पहले बाबा की कृपा से। तो सबसे पहले मुझे उसके लिए बताइए कि कितना बड़ा एक बूम लेकर आने वाला है ये आज के वक्त में भजन क्लबिंग, कैसे देखते हैं आप इसको? ये एक ऐसी चीज़ आ गई है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। सबसे पहली तो हमें किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ये पता नहीं किसकी सोच रही होगी। लेकिन हाँ, ये है कि मेरे जहन में पिछले 2 साल से एक कॉन्सेप्ट था कि कहीं ना कहीं एक बड़ा ऑडिटोरियम हो, बड़ा स्टेज हो और बहुत सारी लाइट्स हों, पीछे एलईडी स्क्रीन हो और हम कुछ ऐसा ग्राफिक्स और ऐसा कुछ वीएफएक्स के साथ कुछ ऐसा प्रेजेंट करें कि लोगों को लगे कि हाँ, भक्ति जगत में भी कॉन्सर्ट की फील आ सकती है। डिवोशनल कॉन्सर्ट। तो ये 2 साल पहले मैंने अपने दोस्तों से जिक्र किया था, अपने मित्रों से, साथ के लोगों से जिक्र किया था। उसका एक छोटा सा नज़ारा हमने अभी हैदराबाद में दिखाया। काफ़ी लोगों ने बड़ी सराहना भी की उसकी और कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, वो तो आपको पता ही है, वो होता ही है, दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। लेकिन हाँ, ये है कि अच्छा लग रहा है मुझे ये देखकर कि ये कॉन्सेप्ट जेनजी के द्वारा भी बहुत हद तक लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। और इसी श्रृंखला में, बिकॉज अभी फागन मेला है बाबा शाम का और वो लग चुका है, आपको भी फागन मेले की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू आपको भी। तो फागुन मेले में हम थोड़े ज़्यादा बिजी रहते हैं, बाबा शाम की सेवाएं रहती है, कहीं ना कहीं आयोजन रहते ही हैं रोज़। तो इसीलिए अभी हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अप्रैल टू मई के बीच में कहीं बहुत जल्द इंडियाज़ बिगेस्ट डिवोशनल कॉन्सर्ट होने जा रहा है। बिल्कुल होने जा रहा है। और अभी जैसा कि हम बात कर ही रहे थे पॉडकास्ट के पहले, मनोज त्यागी जी, संस्कार, हम सब मिलकर कुछ बहुत ग्रैंड लेकर आ रहे हैं। बाबा शाम ने चाहा तो कुछ ऐसा होगा जो शायद हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व ने कभी डिवोशनल रूप में नहीं देखा है, आध्यात्म के रूप में नहीं देखा है। बहुत बड़ी बात। और मुझे लगता है कि खैर आपके जितने भी फ़ैन हैं, फॉलोअर्स हैं, सबको बहुत इंतज़ार होगा। एक चीज़ मैंने बड़ी देखी है, आप जो गाते हैं ना, वो मैंने और लोगों की वॉल पे भी देखा है कि वो भी वही गा रहे हैं उस चीज़ को। ये देखते हैं, आप भी नोटिस करते हैं? हाँ, अच्छी चीज़ों का अनुसरण होता है, होना भी चाहिए। अनुसरण, कॉपी, ये अलग चीज़ हो जाती है। खैर, आप इसको कैसे देखते हैं और क्या लगता है, रोक लगनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। भजन गाने के लिए होते हैं। हाँ, मुझसे पहले रिकॉर्ड मत कीजिए। नहीं, अच्छी बात है, बिल्कुल सबको गाना चाहिए। मैं जो भी गाता हूँ, इवन मेरे साथ तो ऐसा है कि मैं अगर कोई चीज़ लाइव गा देता हूँ बिना रिकॉर्ड किए, तो वो भी उसका लाइव वर्जन इतना वायरल हो जाता है। जैसे कि साथी हमारा कौन बनेगा, हमारा बहुत जल्द आने वाला है ये भजन, रिकॉर्डेड वर्जन, और मैं पिछले 2-2.5 साल से इसको लाइव गा रहा हूँ। और ये मेरे नाम के साथ इतना जुड़ चुका है ये भजन, और इस भजन के साथ जो अंत में हम आवाहन करते हैं बाबा का, वो इतना जुड़ चुका है। अभी तक इसका रिकॉर्डेड वर्जन नहीं है, आप बिलीव करेंगे।
और लाइव वर्जन इतने वायरल है, मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस में व्यूज़ हैं लाइव वर्जन के, और बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स को व्यूज़ हैं। तो ऐसा हो जाता है, बट ठाकुर जी ने ऐसी कृपा कर रखी है, लोग करते हैं अनुसरण। ईश्वर करे कि बहुत जल्द जो आपके सपने हैं वो साकार हों। आप संस्कार टॉक्स पे अभी आए हैं, लेकिन मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आने वाला जो पॉडकास्ट होगा और भी इससे भी ज़्यादा बेहतर, धमाकेदार होगा जी। नई कंट्रोवर्सीज और हो जाएंगी, होनी चाहिए, हम इंतजार करेंगे। मजा तभी है देखिए बात करने का। अब हमें खाली पीली करके बातें कर करके हाँ जी ना जी करके उठ जाओ, कोई फायदा है उन बातों का? नहीं। थोड़ी मिर्च मसाला हल्दी बिल्कुल, नमक जरूरी है। बिल्कुल। खैर मजा आया आपके साथ बात करके, मुझे भी बहुत। थैंक यू सो मच। और जाते जाते कौन से भजन से आप इस पॉडकास्ट को वाइंड अप करेंगे? अभी हमारा फागुन मेला आने वाला है, बाबा का फागुन लग चुका है, और हर वर्ष बाबा ने एक सेवा दे रखी है पिछले 10 साल से कि हर वर्ष फागुन पर एक ऐसा भजन आता है जिसको श्याम प्रेमी खुद ही फागुन एंथम का नाम दे चुके हैं। फागुन एंथम 2027, 2017, 2018, तो 2020 ऐसे करके हर साल कुछ ना कुछ आता रहा है। तो 2026 फागुन एंथम बहुत जल्द रिलीज़ होने वाला है। मुझे पता नहीं है पॉडकास्ट हमारा उसके पहले रिलीज़ हो जाएगा कि नहीं, लेकिन हाँ ये है, उसकी कुछ लाइनें मैं संस्कार के मन से लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा। जब जब भी बुलावा आता है मुझे खाटू वाले शाम का, मैं रोक न पाता हूँ खुद को, ये कैसा नशा है शाम का। मैं छोड़ दूँ सातों सुख भी और छोड़ दूँ हर आराम, मैं तोड़ के सारे बंधन और छोड़ के सारे काम, मैं तोड़ के सारे बंधन और छोड़ के सारे काम। वो बुला रहा कैसे रोक लूँ, मैं तो चला खाटू धाम, खाटू धाम। हाथों में लेके निशान चला रे, मैं तो अपने बाबा के धाम चला रे। हाथों में लेके निशान चला रे, मैं तो अपने बाबा के धाम चला रे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद।